जितनी जानकारी हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं उतनी ही सारी जानकारियाँ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं जो डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, राइट? ठीक है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप सबको धनतेरस की धन धनाधन बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सबके पास खूब धन धान्य हो, धनाधन आपका भंडार भरा रहे हमेशा। जी नमस्ते आप सभी को, दर्शकों को धनतेरस की बधाई। जी हेमंत शाह जी, सभी को शुभकामनाएं धनतेरस की। तो चलें शुरू करें आज का लाइव। और आज के लाइव में क्या बहुत सारी खबरें, टॉपिक आपने देख ली, टॉपिक से रिलेटेड कमेंट करेंगे, अच्छा लगेगा। टॉपिक से बाहर जाएंगे थोड़ा सा हमारे लिए भी मुश्किल होगा। धनतेरस और आयुर्वेद दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसको रॉन्ग कल में अजीब अजीब बीमारी हो रही है। जी बिल्कुल अजीब अजीब हो रही है, जो भी बीमारी हो रही है बड़ी बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ हो रही है, उसकी इंटेंसिटी बहुत बदल गई है बीमारियों की। छोटी सी बीमारी भी बड़ा परेशान कर रही है। इंटरेस्टिंग फैक्ट भाई आ रहे हैं आप चिंता न करें। मेरी तबीयत बहुत बेहतर है पहले से, कृष्णा जी। ठीक है, सिर्फ गले में आपको आवाज़ की वजह से लग रहा होगा, बाकी आई एम परफेक्टली फाइन। और मैं अभी गले से संबंधित लोगों को बता दूं, एक बार फिर से बता दूं, क्योंकि मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस रहा बड़ा ख़राब रहा है इस बार। तमाम एंटीबायोटिक वो भी काम नहीं करी, कुछ भी काम नहीं किया। ये इस तरह की हरड़ आती है, हरड़, बड़ी हरड़ बोलते हैं इसको, कुछ और नाम भी बोलते होंगे आपके। तो इसको आप दिन भर चूसते रहिए, बस ऐसे रख लीजिए गाल में अपने साइड में, और ये घुलता रहेगा धीरे धीरे, अपने आप पूरा घुल जाएगा। जब पहला पीस घुल जाए, छोटा सा इतना सा पीस लेना, फिर दूसरा चबाइएगा मत, क्योंकि अक्सर ज़्यादा एक साथ अगर ज़्यादा रस लेंगे तो आपको वॉमिट होने का चांस होगा। तो बिल्कुल तसल्ली के साथ रखिए और आराम से इसको चूसते रहिए, धीरे 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 करके पूरा घुल जाएगा। इससे अच्छा कुछ दूसरा नहीं है सोर थ्रोट के लिए, कुछ भी नहीं है। तो जिनको गले से संबंधित प्रॉब्लम है या इन्फेक्शन गले में हो रहा है, आप इसको इस्तेमाल करें। दिस इज़ द बेस्ट, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग दिस टाइम। अभी मेरे पास वो जखीरा नहीं है मेरी दवाइयों का, नहीं तो वो देखकर आप लोगों को हैरानी हो जाती है। लगभग सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ काम नहीं आया। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच इज़ गोइंग राइट नाउ। आप काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट आया, तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इसको एक बार ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। सो सेकेंड डे आई रिचार्ज वी आर जी पे, टूडे आई विल वॉच लाइव। अभिषेक आर्य जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, स्वागत है। सर कुछ लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट हो रहा है उनकी बॉडी में, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं महसूस किया, आपका क्या अनुभव है? नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं। बस ये है जो वायरस जो है, जो वायरस थे वो थोड़े, मुझे ऐसा लग रहा है शायद थोड़े ज़्यादा प्रभावशाली होकर आ रहे हैं कोविड के बाद से। उन सभी वायरस में कुछ एक एक्स्ट्रा इंटेंसिटी आ गई, या फिर ये दवाइयाँ उतना काम नहीं कर रही हैं। जो पहले बहुत ईजीली हो जाता था, ठीक हो जाते थे, उतना नहीं हो पा रहा। लाइक करते जाइए, भूल क्यों रहे अपन लोग। ठीक है ना? तो मुझे ऐसा नहीं लगता। चलिए, त्यौहार है, त्यौहार की बात करेंगे। गौरव पांडे जी कहते हैं सर लकी टू सी यू लाइव टुडे। गौरव पांडे जी स्वागत है भैया। तो दीपावली आ रही है, आपने कैसी तैयारी करी है? हमारी और आपकी छोड़िए, बड़ी बात तो ये अयोध्या में कैसी तैयारी है, देख लें अयोध्या की तैयारी। आइए, अयोध्या में जो तैयारी हो रही है ज़रा इसको भी देख लें। तो साहब ये देखिए, ये तैयारियां चल रही हैं, और ये आज की फ़ोटो है, अभी तो 2 दिन बाकी हैं। तो भगवान श्री राम आने वाले हैं, और उस आने से पहले की ये तस्वीरें, क्या गजब मेहनत से बच्चे लगे हुए हैं, और क्या गजब मेहनत से सभी लोग जो हैं काम में लगे हुए हैं। एंड नन ऑफ देम आर पेड, ऑल ऑफ देम आर वॉलंटियर्स। ये खूबसूरती है भारत की, ये खूबसूरती है हिंदू धर्म की, ये खूबसूरती है सनातन धर्म की। एक भी बंदा पेड नहीं है इसमें, सारे अपनी जेब से रंग ला रहे हैं, दिए ला रहे हैं। उनको बस जगह मिल रही है वहाँ पर, जहाँ जगह मिल जाए, अब तो जगह भी नहीं है, जहाँ जगह मिल जा रही है वहाँ अपनी रंगोली बना रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना पेंट लगा रहे हैं। तो ये खूबसूरत नज़ारा अयोध्या से आपके लिए। तो ये अयोध्या की
नगरी, वाकई में ऐसा लगता है भगवान श्री राम वापस आ गए और राम राज्य वापस आ गया। देखने में तो ऐसे ही लगता है। बहुत काबिले तारीफ। और दिन ब दिन जितने दिन बीतते जा रहे हैं, मतलब जितने साल दर साल आयोजन और बड़े पे बड़ा होता चला जा रहा है। कुछ लोगों को बड़ा कष्ट है इस आयोजन से, नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कहीं विश्व के किसी भी कोने में जाकर देखेंगे जहाँ बहुल संख्या किसी एक विशेष लोगों की होती, तो उसी हिसाब से त्यौहार बनते। आप अमेरिका में चले जाइए, आप यूरोप में चले जाइए, तो वहाँ पर 25 दिसंबर का एक जलवा अलग ही होता है। हवा में वो खुशबू होती है 25 दिसंबर की। तो यहाँ पर भी दीपावली पर हवा में खुशबू होनी चाहिए, और हर त्यौहार पर हवा में खुशबू होनी चाहिए। वही आपको दिख रहा है, यही हमारी वापसी है। ये सही मायने में जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं और जो सनातन धर्म है, उसकी तरफ घर वापसी है। अपनी भी घर वापसी हो रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ लोगों की घर वापसी हो रही है, हमारी भी घर वापसी हो रही है। जो हम लोग भूल गए थे, वापस घर की ओर जा रहे हैं। अब लौट चले। आपको माँ सरस्वती दुर्गा लक्ष्मी का वरदान रहे। स्वदेश और स्वधर्म का आपका संकल्प लाखों करोड़ों का जीवन लक्ष्य बन जाए। नमन। अमोल अड़ब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषभ जी कहते हैं आज ही 10 किलो पटाखे आए हैं घर पे। किलो से भी आते हैं क्या पटाखे? ये कब से किलो किलो सुन रहा हूँ मैं। किलो में मैं तोलूंगा तो बहुत हैवी हो जाएगा भाई। एक अकेला पटाखा ही बहुत 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 हैवी है। खैर वो आप लोगों को दिवाली पे देखने को मिलेगा अगर संभव हुआ तो। तो चिंता ना करें, भरपूर पटाखे लाएं। आज एक स्टेटस देखा मैंने किसी का, बड़ा अच्छा स्टेटस था। बोले 20,000 का बजट था, दिल्ली वाले 20,000 का बजट था, 15,000 के पटाखे ले आया। मैंने पूछा भी 15,000 के पटाखे लाए तो बाकी 5,000 कहाँ हो, किधर काय के लिए बचा लिए? बोले जमानत के लिए, सिंपल, मानने थोड़ी है अपन। भाई वाह, क्या बात है। तो भाई ऐसे भी लोग मौजूद हैं। 20,000 का बजट है, 15 के पटाखे ले आए, 5,000 अलग से रख लिए, पहले से ही तैयारी है। बोले मानेंगे नहीं, बोलेगी अंदर हो जाओ, मत बजाओ, कह के चली जाएगी, वार्निंग दे के चली जाएगी, हम तो भी नहीं मानेंगे। फिर कहेगी चालान भर देंगे तुम्हारा, तो भी नहीं मानेंगे। फिर मान लो में फाइनली अरेस्ट होगी आखिर में, तो अरेस्ट उसके लिए भी। सर जी मेकिंग राम मंदिर रेप्लिका इन दिल्ली। अरे वाह मिश्रा जी, बहुत बढ़िया। तो ये वैसे मैं आपको एक बात बोलूं, अच्छी बात है, जो लोग नहीं जा सकते उनके लिए एक अच्छी बात है। लेकिन अयोध्या और दिल्ली में ज़्यादा दूरी नहीं है, और मेरा मानना है रेप्लिकास कभी बनाए नहीं जाने चाहिए। जिसको दर्शन करने वहीं जाए, यही तो हमारी खासियत है। क्या हमारे पूर्वज हर रियासत में अपनी एक कोणार्क मंदिर नहीं बना सकते थे? लेकिन नहीं बनाया। जिसको कोणार्क जाना वहीं जाना पड़ेगा। क्या चित्रकूट जैसे और धाम नहीं खुल सकते थे? नहीं खुला। चित्रकूट है तो चित्रकूट ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, जो चीज़ है जहाँ की है वहीं रहे, वही उसकी खूबसूरती रहे, ऐसा मेरा मानना है। इस बहाने थोड़ा सा टूरिज़्म भी हो जाता है। जाएंगे आएंगे, थोड़ी इकोनॉमी भी रहेगी। अब वो प्रॉब्लम क्या है कि गोवा जाने में ज़्यादा मज़ा आता है लोगों को, बाकी जगह नहीं आता है। तो इस बहाने ही घूम लेंगे। हालांकि अब बदलाव आ रहा है, बहुत सारा बदलाव देखने को मिल रहा है। पुलिस आर नॉट अलाउइंग द शॉप्स टू सेल क्रैकर्स। अरे साहब, सब मिल रहा है, थोड़ी सी जुगाड़ लगाओ। आपका समाज में उठना बैठना नहीं है इसका मतलब। आस पड़ोस मोहल्ले में उठना बैठना नहीं है। अभी मालूम चल जाएगा, घर पे होम डिलीवरी हो रही है। कहाँ चक्कर में पड़े हो? प्यार से होम डिलीवरी कराओ, कहाँ चक्कर में पड़े हो? ठीक है, सब हो रहा है दिल्ली के अंदर, सब कुछ हो रहा है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, राइट। पटाखे भी बजेंगे दिल्ली की शाम, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। तो ये आपने अयोध्या की तस्वीर देखी। अयोध्या की तस्वीर से पूर्व IAS हमें कुछ याद दिला रहे हैं। एक बार ज़रा उनकी भी सुन लें। आज ये तस्वीर है तो कल क्या थी? कुछ बदलाव आया है क्या? सुने। मेरे देशवासियों और राम भक्तों, आपको 2 नवंबर का दिन नहीं भूलना चाहिए। वह दिन भी था 2 नवंबर, लेकिन बस था 1990। यह दिन मुलायम सिंह यादव जी के आदेश पर राम भक्तों को कनक भवन और हनुमानगढ़ी के बीच में दौड़ा दौड़ा करके गोलियां चलाकर उनका कत्लेआम किया गया था। ये क्यों हुआ था?
क्योंकि राम भक्त 30 अक्टूबर को वहां पर गए थे कार सेवा करने, और 30 अक्टूबर 2090 को जब राम भक्त शांतिपूर्वक जा रहे थे तो सरजू के पुल पर गोलियां चलाई गईं। वहां 1 दर्जन के आसपास लोग लाशें मिली थी, तमाम लाशें तो सरजू जी में डाल दी गई थी। और कुछ राम भक्तों ने रामलला का जो पुराना स्ट्रक्चर था उसके ऊपर झंडा लगा दिया। मुलायम सिंह से बहुत नाखुश हुए, क्योंकि इन्होंने कहा था कि वहां परिंदा पर नहीं मार सकता, और उस बौखलाहट में इन्होंने आदेश दिया और राम मंदिर के जो पुराना था उसके पीछे एक निहत्थे संत को गोली मार दी। तो साहब ये परिवर्तन है जो आप लोग कहते हैं एक वोट से मेरे वोट से क्या होता है। ब्रजलाल पूर्व IPS जानकारी दे रहे थे, ऑर्डर थे गोली चलाने के, निहत्थों पर गोली चलाओ 2 तारीख को, आज ही के दिन। तो ये चीज़ें हुई, पहले ये हो रहा था। आज की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। आज की तस्वीर आपके सामने बिल्कुल अलग ढंग से है। आज की तस्वीर तब में अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज ये तस्वीर है, कल कुछ और तस्वीर थी, आज ये तस्वीर है। तब गोलियां चल रही थी इसी अयोध्या में, इन्हीं जगहों पर निहत्थों पर गोलियां चलाई जा रही थी। आज यार रंगोली बन रही है, गोली नहीं रंगोली है। ये फ़र्क है तब में और अब में। ये फ़र्क है जो सरकार आपने चुनकर भेजी है तब में और अब में। कोई गलतफहमी में ना रहना, आप किसी गलतफहमी मत रहिएगा, नहीं तो फिर नुकसान हो जाएगा। फिर मत कहिएगा बताया नहीं था। मेरा काम है बताना, वो मैं आपको बता देता हूँ एकदम क्लियरली, कंपैरिजन करके दे देता हूँ। कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगता है, वो कहते जी ऐसा क्यों, ये कंपैरिजन क्यों कर दिया। अच्छा देखते देखते है नहीं लाइफ, मालूम है नहीं फ़ोन कब करना है। कभी भी मुंह उठा के खाला जी की सराय समझ लिया, आ जाते हैं वही कांग्रेसी स्पेशल पे पदार्थ वाले, उनका कुछ नहीं हो सकता। वो सिंह केजरीवाल मेकिंग राम मंदिर रिप्लिका इन दिल्ली, वो उनको तो धंधा काटना है कैसे भी करके। उनके दिमाग में एक ही चीज़ रहती है, कहते बनिया हूँ जी। बनियों को बदनाम करते हैं। सोमेश्वरानंद सरस्वती जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना। तो खैर ये 2 तस्वीरें बिल्कुल अलग अलग। ये राम मंदिर की, राम से संबंधित, आपके धर्म से संबंधित। और धर्म की बात आती है तो सबसे पहले धर्म की बात होती है। ठीक है ना। दूसरे टॉपिक पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा कुछ लोगों का धन्यवाद दे दूँ। हृदय मुखिया जी धन्यवाद, श्रुति जी धन्यवाद, उमंग शर्मा जी धन्यवाद, रोशिश पेंडकर जी धन्यवाद, और सचिन देवकर जी धन्यवाद, SP मिश्रा जी धन्यवाद, और शरत भट्ट जी धन्यवाद। चलिए, तो दूसरी न्यूज़ क्या, दूसरी न्यूज़ वही जो आप अभी देख रहे हैं, जिसने पूरी दुनिया में धमाका मचा रखा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तो पूरी दुनिया खुद से कह रही है। आइए देख लेते हैं। You're the most popular person in Israel. Thank you. Say you join my party. I told you you're the most popular person in Israel. Thank you. Say you join my party. I told you you're the most popular person in Israel. Thank you. Say you join my party. I told you. कहते हैं यू आर द मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन इजराइल, प्लीज ज्वाइन माई पार्टी। You're the most popular person in Israel. Thank you. Say you join my party. बताइए, इजराइल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भक्त हो गए, मोदी भक्त हो गए, संघी हो गए, फलाना हो गए, ढिकाना हो गए, मोदी मोदी करते रहते हैं। बता, पूरी दुनिया मोदी मोदी करती रहती है। भाई पूरी दुनिया मोदी मोदी ही कर रही है चमचों। फ़र्क सिर्फ इतना सा है, ये वो जो तुम जो स्पेशल पेय पदार्थ का एक पैक लगा लेते हो ना, नशे में हो जाते हो, क्या कोई है, तो तुमको कुछ नहीं दिखेगा, उसमें तुम्हारी प्रॉब्लम ही नहीं। वो स्पेशल पेय पदार्थ जो छोटा सा सुबह लेते हो आप लोग, जिसके लिए लाइन लगती, बताया था किसी ने, बोले लाइन लगती, लोग ओक लगा के खड़े रहते हैं लाइन लगा के, तो प्रॉब्लम तुम्हारी ये है। इसलिए तुमको कभी कुछ समझ में नहीं आने वाला, तुमको ये दिखेगा ही नहीं,
तुमको इसको भी, इसमें को भी तुमको भक्त दिखेगा, संगी दिखेगा। प्रॉब्लम ये है इन लोगों के साथ कि इनको यही समझ में नहीं आता व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। राचेल आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान नितिन जी, जब से सनातन स्वधर्म और राष्ट्रवाद को समझना प्रारंभ किया तब से धीरे धीरे मृत्यु का भय समाप्त हो गया। जी बिल्कुल, यही होता है, ऐसा ही होता है। तो खैर भाई, वो जो लोग हैं जो स्पेशल पेय पदार्थ, अच्छा खाली स्पेशल पेय पदार्थ भी नहीं है, उसमें कुत्ते की लार वाले बिस्किट भी साथ में। खाली अगर हो तो भी कम नशा हो, अब डबल नशा, जैसे भांग के साथ मीठा खा लो तो क्या हो जाता है, तो कहते शराब के साथ मीठा खा लो तो डबल चढ़ जाती है। तो यहाँ पे भी गड़बड़ है। पप्पू स्पेशल पेय पदार्थ, उसके साथ में कुत्ते की लार वाले बिस्किट, अरे गजब साहब, फिर क्या नशा, फिर तो राष्ट्रपति यार। अच्छा इसके बाद में फिर मेरे को फ़ोन लगाते कम वक्त, क्या यार, मैंने क्या भैया। तो मेरे को फ़ोन लगाने के बाद क्या होता, आपने ये नहीं पूछा? आपने देखा कभी कोई शराबी जा रहा होता है यार की वैसे, और जैसे ही पुलिस वाला सामने आता है तो क्या होता है, तो जैसे ही वो, उसके बाद पुलिस वाला क्या करता है, वो अपनी जिप्सी में से उतरता, जीप में से उतरता, लठ निकालता बढ़िया, और 2 देता पिछाड़ी में 60 खींच के, तो पिछाड़ी हो जाती है हॉट क्रॉस बंस डबल सूझ के। 3-4 दिन तक याद आता, बैठ नहीं पाता। ऐसे ही मेरे साथ में होता। आ तो जाते हैं सामने ये करते हुए नशे में, फिर उनको मालूम चलता है सॉरी सर, 2 बैत पढ़ते हैं, उसके बाद चले जाते हैं प्यार से। मत किया करो ऐसा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मुकेश त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर वो कविता भेजिए, कौन सी कविता थी भाई, जिसे लड़की कहती है बापू कड़ा कड़ा, अच्छा वो वाली, अरे हाँ वो मैं ढूंढ के भेजूंगा बॉस। तो भाई ऐसे सभी लोगों से निवेदन है जो नशे में रहते हैं, मेहरबानी करके कृपया करके ऐसे नशे करके यहाँ ना आया करें। कष्ट होता है आप लोगों को, मुझे अच्छा नहीं लगता इसको देखकर, ठीक है। तो खैर तो ये भी रहा, मोदी जी का जलवा ये है कि भाई दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ पार्टी ज्वाइन कर लीजिए हमारी। तो शायद वो भी भक्त होंगे, संगी होंगे, वो पता नहीं क्या है नहीं है। लेकिन अपने यहाँ कुछ लोग बेशर्म ज़रूर हैं जिन्होंने लाइक नहीं करना है, बोलने के बाद भी नहीं करना है। कितनी बार बोल लीजिए नहीं करना है। कर लो भाई कर लो, कुछ जाएगा थोड़ी, करंट नहीं लगता उसमें, अंगूठा घिसेगा नहीं, घबराओ मत। मिश्रा जी कहते हैं मोदी जी हैज़ फैन बेस ऑफ ऑल एज ग्रुप डायनामिक लीडर। यस राहुल सिंह जी, थैंक्स फॉर द ग्रेट, धन्यवाद राहुल सिंह जी। लव यू नितिन गडकरी। अबे गडकरी कहाँ से आ गए भाई। चलिए तो और क्या क्या हुआ आज। ग्लासगो में है मोदी जी, पता नहीं क्या कर रहे हैं ग्लासगो में। एक तो मुझे समझ में नहीं आता ये हर जगह क्यों पहुंच जाते हैं। आइए ग्लासगो में सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। जो कह रहे हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। एक्सेलेंसीज नमस्कार। आज वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इसके लॉन्च पर आप सभी का स्वागत है। वन सन, अच्छा इस बात को देखकर ऐसे ना आप सभी का स्वागत है, जैसे ये मोदी जी कई जगह हो, उन्हीं की जगह हो, बाकी लोगों को बाहर से बुला लिया आ जाओ तुम। अपूर्वा जी बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष पिछोर जी, गुरु जी आज माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, आज बहुत अच्छा लाभ हुआ, पुरानी उधारी भी वापस आई, जय श्री राम जय माँ लक्ष्मी। अरे वाह मनीष पिछोर जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। बस ऐसे ही 1 मिनट जरा, ये सबसे ज़रूरी बात आ गई, बाकी सारी बातें बाद में होंगी। बस ऐसे ही भगवान का नाम जपते रहिए, माँ लक्ष्मी का नाम जपते रहिए, भगवान श्री राम का जपते रहिए, सब कल्याण होगा, सब कल्याण होगा, सब आएंगे। पुरानी उधारी फंसी हुई है वो सब वापस आएगा, खूब तरक्की होगी, कोई टेंशन मत लो। तो साहब ऐसा लग रहा है जैसे पूरे विश्व का एक ही व्यक्ति हो, इसी ने पूरा विश्व का मंच छीन लिया। श्रुति जी हैप्पी दिवाली आपको भी। Sir, it is difficult to understand Modi ji and Shah ji's politics. Sharad Pawar is no more mastermind of politics. ज्योत्सना रानी जी,
आऊँगा, अभी इस पर भी आऊँगा। मोहन जी कहते हैं माई ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस टू यू एंड योर फैमिली, विशिंग यू एंड टीम शुक्ला जी अ वेरी हैप्पी प्रॉस्परस एंड ब्लेस्ड दीपावली। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। तो चलिए देखते हैं ज़रा आज का भी, जरा बर्नौल का स्टॉक देख लें क्या स्थिति है। वन वर्ल्ड वन ग्रिड की मेरी कई सालों पुरानी परिकल्पना को आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस और यूके के ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के पहल से एक ठोस रूप मिला है। एक्सीलेंसीज, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को फॉसिल फ्यूल से ऊर्जा दी थी। फॉसिल फ्यूल्स के उपयोग से कई देश तो समृद्ध हुए, किंतु हमारी धरती, हमारा पर्यावरण निर्धन हो गए। फॉसिल फ्यूल्स की होड़ ने जियो पॉलिटिकल तनाव भी खड़े किए, लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने हमें एक बेहतरीन विकल्प दिया है। एक्सेलेंसीज, हमारे यहां हजारों वर्ष पूर्व सूर्योपनिषद में कहा गया है, हे भगवान, हे भगवान, इंटरनेशनल मंच है, ग्लासगो है, अब सूर्योपनिषद कहाँ से ले आए? ये बंगाली, ये गुजराती भाऊ, ये ना कभी भी अपनी मार्केटिंग नहीं छोड़ता भाई। सूर्याद भवन्ति भूतानि सूर्येण पालिताति तू, अर्थात सब कुछ सूर्य से ही उत्पन्न हुआ है, सबकी ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है और सूर्य की ऊर्जा से ही सबका पालन होता है। लीजिए साहब, मौका नहीं छोड़ा मोदी जी ने, समझा दिया। विश्व को आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता पुराने कागजों में, नहीं कागज नहीं होते थे, ताम्र पत्रों में लिखा हुआ है, वहीं मिलेगा। तो आओ चलें सनातन की ओर। बर्नौल अलोन कहीं दिख रहा है किसी को क्या? ना, मेरे को तो बहुत दिनों से दिख ही नहीं रहा है, मार्केट में कहीं अवेलेबल ही नहीं। जिसको दिख रहा हो भाई पहुंचा देना लोगों को, बड़े परेशान है। तो ये स्थिति है, ये स्थिति कर दी है मोदी जी ने। विश्व के किसी भी मंच पर जाते हैं, या तो उसको गीता थैले में, लोगों ने समझा होगा भाई रुको रुको, प्रोटोकॉल नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठहर जाओ भाई, वो धर्मगुरु है, ऐसा नहीं कर सकते अपन। एक प्रोटोकॉल होता है, धर्मगुरु को दूसरे धर्म की किताबें यूजुअली नहीं दी जाती, ये प्रोटोकॉल होता है, ठीक है ना। तो उस प्रोटोकॉल का फाइल हमेशा उसको फॉलो किया जाता है। तो बहरहाल वन सन वन ग्रिड, ये मोदी जी का सपना था पूरे विश्व के अंदर। सबसे पहले अगर इस बात को किसी ने सोचा तो इस आदमी ने सोचा। अब ये क्या है, पहले फॉसिल फ्यूल समझ लीजिए, रिवर्स में चलते हैं। ये पूरे विश्व को सनातन का रास्ता दिखा दिया कि भाई सनातन ने ऑलरेडी बता रखा है, सनातन धर्म में क्या रास्ता हमारा सही है। दूसरा फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल बोले तो कोल, पेट्रोल, ये सारे फॉसिल फ्यूल है जो ज़मीन के अंदर से निकल रहे हैं, राइट। अब इनके चक्कर ये तो लिमिटेड है, आपको धनवान बनाने से प्रकृति निर्धन हो गई, नहीं प्रकृति नीचे से खाली होता जा रहा है, कुछ बचेगा नहीं इसके बाद में, फिर क्या। और इसकी वजह से जियोपॉलिटिक्स, मतलब आपसी तनाव भी हुए, ये कब्जा लो ज़मीन, वो कब्जा लो, इसमें मिल जाएगा उसमें मिल जाएगा। तो इसका एक उपाय क्या है? इसका एक उपाय वही है सूर्यदेव, भगवान सूर्यदेव, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। और वही सबको रोशनी देंगे। अब समस्या क्या है कि पूरे दिन भर तो सूर्य रहते हैं लेकिन रात में नहीं रहते, तो रात में बिजली कैसे चलेगी? बिजली तो रात में चाहिए, इतनी बड़ी बैटरीज हो नहीं सकती, प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है। तो अर्थ जैसे घूमती है तो कहीं ना कहीं अर्थ पर हमेशा अर्थ के आधे भाग पर सूर्य की तपिश होती है, सूर्य की रोशनी होती है। तो मोदी जी का ये कहना है कि पूरा विश्व सोलर एनर्जी को अपनाए और सोलर पैनल्स को लगाए, और तार एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए वो पूरे विश्व को तार कवर कर लें, बिजली के वो तार, वो है वन ग्रिड, वन प्लैनेट वन ग्रिड, पूरे विश्व में तार जाएंगे। तो यानी जहां कहीं ना कहीं रोशनी है वो पूरे विश्व को जगमगाएगी। रात में हमारे यहाँ बिजली आएगी क्योंकि अमेरिका में दिन हो रहा है,
अमेरिका में वो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उस सोलर एनर्जी से, उस बिजली के तार से बिजली हमारे पास भी आएगी। दिस इज़ वन ग्रिड। तो ये मोदी जी ने सोचा था, आज विश्व ने इसको अपनाया। विश्व को अब समझ में आ रहा है, नहीं मोदी जी सही कह रहे थे। चमचों कुछ समझ में आ रहा है? मतलब एनसीसी कैडेट क्या होता मुझे नहीं मालूम वाली स्थिति नहीं है यहाँ पर। पूरा विश्व इस बात को मान रहा है। बहुत सकारात्मक सोच। ये पहले दिन से, जिस दिन मोदी जी ने इस बात को कहा था, मैं उसी दिन से मुझे ये सोच बहुत सकारात्मक सोच लग रही थी और मुझे लगता था ये हो सकता है, ये किया जाना चाहिए। यही एकमात्र आगे बढ़ने का रास्ता, इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं हमारे पास, कोई रास्ता नहीं दूसरा। क्लीन फ्यूल, क्लीन एनर्जी, एकमात्र यही एनर्जी है। इसी पर हमको आना पड़ेगा। गाड़ियों में भी आपको बदलाव करना पड़ेगा, पेट्रोल से हट के आपको बैटरी पे आना पड़ेगा। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, बाद में मत कहना बताया नहीं था। ठीक है ना? सॉरी। आज बहुत सी मिठाइयाँ खरीदे, मौका था, लेकिन कैडबरी और नेस्ले की चॉकलेट में हाथ भी नहीं लगाया। विनय चौधरी जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आस पड़ोस से खरीदे, वोकल फॉर लोकल। जरा अपने अपने शहर की बताइए तो सही, कौन सी मिठाई सबसे बेहतरीन है, लोगों को बताइए। अपनी अपनी फेसबुक वॉल पर, ट्विटर पर डालिए ना, अपने स्टेटस डालिए, हमारे यहाँ की ये मिठाई प्रसिद्ध है। नितिन जी नमस्कार, धनतेरस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। सी सुधाकरन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जलवा है, ये डिफरेंस है। नितिन जी एवं सभी दर्शकों दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। RYSTTC नाम लिख दिया कीजिए, तो थोड़ा आपका नाम भी ले दिया करेंगे, ठीक है ना? तो भाई ये फ़र्क आ गया तब में और अब में। लोग पूछ रहे थे क्या फ़र्क आया, इतना फ़र्क आ गया कि लोग भारत की बात मानते हैं, भारत के नक्शे कदम पे चलते हैं। अब क्या करें, दिवाली आ रही है, हलवा बनाना है, पूछ लो, पूछ लो आस पड़ोसियों से, अपने जो चमचे हों, ठीक है ना? खैर, अब आते हैं दूसरी बात पर। तो ये मोदी जी का जलवा है। आगे बढ़ें इससे पहले ज़रा एक दो कमेंट ले लूँ, क्योंकि फिर वो कमेंट्स एक साथ बहुत सारे हो जाएंगे। तो सुनील मलिक जी धन्यवाद, और मधुसूदन मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभिषेक रॉय बर्मन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो खैर, अब क्या, तो मोदी जी का जलवा तो सिर चढ़ के बोल रहा है भाई, सब जगह बोल रहा है। तो बस बोलने बोलने से काम हो जाएगा या कुछ और भी होगा? कुछ और हो रहा है। आइए, S-500 नया वर्जन आ गया। 400 हमने लेटेस्ट लिया था, उससे भी और ऊपर आ गया। S-500 मिसाइल सिस्टम। रशिया लाइकली टू एक्सपोर्ट S-500 मिसाइल सिस्टम टू इंडिया, चाइना। भारत और चाइना को दे सकता है S-500, तो चाइना को भी दे देगा, भारत को क्या फ़ायदा होगा? तो वहाँ के डिप्टी PM जो है, उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा पहले हम भारत को देंगे, हमारी पहली प्राथमिकता। यूरी बोरिसोव, उनका कहना हमारी पहली प्राथमिकता भारत को है, हम पहली प्राथमिकता भारत को देंगे और भारत को पहले मुहैया कराएंगे। मुनीश डी जी कहते राम नाम सर। व्हेन इट्स विंटर इन यूरोप, इट्स समर इन ऑस्ट्रेलिया, वन ग्रेड विल नेवर स्टॉप। हैप्पी दिवाली टू अवर टीम एंड एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है ना? तो चलिए, तो क्या है S-500? ये कुछ नया आ गया क्या? एक बार S-500 भी देख लें। श्री राम यादवल्ली जी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ज़्यादा ही फास्ट है भाई। तो ये मिसाइल सिस्टम है और ये तमाम सारे हवाई खतरों से आपको बचाएगा। S-500, उम्मीद करते हैं भारत जल्दी S-500 को भी ऑर्डर करेगा, बिकॉज 400 तो हम ऑर्डर कर चुके हैं, डिलीवरी भी होने वाली है। खैर, तो ये चल रहा है। लेकिन भारत में क्या चल रहा है? ये तो तब चलेगा जब बीजेपी सत्ता में रहेगी।
आज बीजेपी के लिए बाई इलेक्शन के रिजल्ट आए, तो रिजल्ट कैसे आए ज़रा रिजल्ट देख लें पहले, फिर एनालिसिस करेंगे आराम से। बाईपोल रिजल्ट 21 लाइव अपडेट्स, बीजेपी allies win all 5 seats in Assam, CM says not an ordinary victory। ए ऑर्डिनरी विक्ट्री नहीं है, ए ऑर्डिनरी विक्ट्री मत समझिए इसको, स्पेशल विक्ट्री है। We won all 5 seats with huge margin. Today's electoral victory in Assam isn't an ordinary victory, as in every seat we won by a margin higher than in general elections. People of Northeast have reposed their faith in leadership of PM Modi, Assam CM Hemant Biswa Sarma। बड़े प्यार से इसको बोलते हैं, प्यार से धीरे से समझा देना। क्या समझाया? ऑर्डिनरी नहीं। क्यों ऑर्डिनरी नहीं? क्योंकि हम पिछली यानी जनरल इलेक्शन यानी लोकसभा से भी ज़्यादा मार्जिन से जीत कर आए हैं। यानी मोदी जी जब चेहरा थे उसके मुकाबले इस बार इनके चेहरे पर ज़्यादा अच्छे से जीत कर आए हैं। कहा सीधे सीधे ये घुमाकर, फिर बाद में कह भी दिया कि पीएम मोदी की लीडरशिप में ही सब चल रहा है। भाई वाह, ये बात कहने का तरीका बड़ा सही है। ये ऑर्डिनरी विक्ट्री नहीं है, समझा? प्रसन्नजीत देवनाथ जी कहते वी नीड 1 नेशन 1 वोट। वो भी होगा सर, जल्दी होगा, टेंशन ना लें, ठीक है। तो आसाम में 5 की 5 सीट जीत गए, 3 बीजेपी ने जीती हैं, 2 इनके एलाइज ने जीती है। ये आसाम का गुणा भाग है, ठीक है ना। अब थोड़ा आगे चलते हैं। बात उनके लिए, उन सभी पार्टियों की आज बात उन सभी जगहों पर जहाँ इलेक्शन था बाईपोल से पहली बार जो है शिवसेना महाराष्ट्र के बाहर जीती है, ठीक है ना। और बीजेपी जो है वो हुजूराबाद जो वहाँ हुजूराबाद से जीती है। तो महाराष्ट्र में ये पहली बार ऐसा हुआ। और महाराष्ट्र में जो कहा जा रहा था शिवसेना का जो एकदम वर्चस्व जो ख़त्म हो गया है, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो भाई ये तो हमें तो नहीं लगता ऐसा हो रहा है। रिजल्ट तो कुछ और ही बता रहे हैं। एक चीज़ समझनी होगी, कोई भी पार्टी हो इंक्लूडिंग बीजेपी, आप एक लिमिट तक ही एक डंका ढोल बजा सकते हो। चुनाव के रिजल्ट, खुल गई पोल, है ना, फट गया ढोल, वो वाली हालत हो जाती है। तो आप एक लिमिट तक ही बजा सकते हो उसको। तो एक जो ये चल रहा था कंटिन्यूटी में कि भाई इनकी तो यही ख़त्म हो गई, तो दमन से जीत कर आ रहे हैं, तो भाई एक बात क्लियर है कि महाराष्ट्र से बाहर भी जीत कर आ रहे हैं। तो शिवसेना का तो डंका पूज रहा है। तेलंगाना में ज़रूर आप हुजूराबाद से आप ज़रूर जीत कर आए हो, ठीक है, वो एक अच्छी जीत है। लेकिन बाकी जगह क्या हाल है, आइए। By election results, BJP gets a shock in Himachal, Trinamool wins big in Bengal। हिमाचल और वेस्ट बंगाल में करंट का झटका लग गया बीजेपी को। हिमाचल में सुपड़ा साफ हो गया भाजपा का। 2 बार मुख्यमंत्री बदलने के बाद तीसरी बार जो मुख्यमंत्री आए वो भी कुछ नहीं कर पाए, उनका भी कुछ नहीं चला, कोई मैजिक नहीं कर पाए। तो बीजेपी के लिए बहुत चिंता का विषय, क्योंकि हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं। और अगर यही रिजल्ट इंडिकेशन करते हैं आने वाले चुनाव को, तो आप ये मानिए हिमाचल में बीजेपी साफ होने वाली, सत्ता से बाहर जाने वाली है। हिमाचल के लोगों को बहुत सोचना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत। कई बार लोगों की सोच ज़्यादा लंबी नहीं होती, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, तो उसमें भी नुकसान होता है। बट द पॉइंट इज हाउ एंड वाई व्हाट वेंट रॉन्ग इन बीजेपी, दे शुड अंडरस्टैंड एंड दे शुड ट्राई टू ascertain their faults कि हमसे गलती कहाँ हुई। आइए, ये तमाम सारी वो आज के रिजल्ट हैं जो है, इसमें बहुत डिटेल में ना जाके मैं सीधे इस पर आता हूँ। यहाँ देखिए, जहाँ कांग्रेस गेंस है ना, वो समझ लीजिए वो बीजेपी का नुकसान है। कांग्रेस गेंस, कांग्रेस होल्ड्स, तमाम सारी अलग अलग पार्टियाँ, ठीक है ना, कांग्रेस गेंस। तो ये सारा जो नुकसान है बीजेपी का, कुल मिला के लवाब ये है कि भाई बीजेपी की स्थिति तो बहुत ख़राब है। खैर, बंगाल पर आते हैं, तो बंगाल पर क्या कहा
BJP candidate never get cars, mics or accommodation during the by-election here. Police get the voting done, which is one-sided, not too neutral. Earlier too we lost by-election but won the general elections at the same place. दिलीप घोष। तो दिलीप घोष जी का कहना भाई बाई-इलेक्शन था, दुरुपयोग हुआ सत्ता प्रशासन का, होता है, हर जगह होता है, कौन नहीं करता है, सभी करते हैं। आपकी जहाँ सत्ता होती है आप भी करते हैं, सच्चाई यही है, आप भी अपना प्रेशर लगाते हो, उन्होंने भी लगाया। तो खैर एक तो ये बात हुई। हारने के बाद में कैलाश विजयवर्गीय जी भी कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं उनकी भी सुन लीजिए। बंगाल में एक एक व्यक्ति पर 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 केस लगा दी। जैसे अर्जुन सिंह जी हमारे सांसद हैं, 120 केस है उनको, हत्या से लेकर डकैती से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर इतने सारे केस झूठे लगा दिए कि बस मुझ पे कम से कम 20 केस चल रहे हैं। हमारे प्रचारक महोदय को भी उलझा दिया। तो इस प्रकार जब आप सरकार जब बिल्कुल किल करने पे लग जाती है विपक्ष को, तो आदमी कैसे जी पाएगा वहाँ पर। और इसलिए जो भी वहाँ पर जा रहे हैं, मुझे तो एक घटना याद आती है कि इस देश के अंदर जो इस्लाम भी आया वो तलवार के बल पर आया, और बंगाल के अंदर जो टीएमसी में भी लोग जा रहे हैं वो तलवार के बल पर जा रहे हैं। वो बताती है कि इस देश के अंदर जो इस्लाम भी आया वो तलवार के बल पर आया, और बंगाल के अंदर जो टीएमसी में भी लोग जा रहे हैं वो तलवार के बल पर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ठीक है, तलवार की दम पर जा रहे हैं लोग टीएमसी में, ऐसा इनका कहना है। क्वेश्चन इज व्हाट वर यू डूइंग टू वेस्ट बंगाल WBBJP। अब ये WBBJP क्या है समझ में नहीं आया ना। वेस्ट बंगाल बीजेपी आज, ठीक है, वेस्ट बंगाल बीजेपी वाले ही हैं भाई साहब, ये बाहर वाले नहीं हैं, ये वेस्ट बंगाल बीजेपी के हैं ना। ठीक है ना, दोनों लोग, दिलीप घोष भी और कैलाश विजयवर्गीय भी। ठीक है, अब क्या, तो आखिर स्थिति क्या रही। आइए वेस्ट बंगाल की स्थिति देख लें। ये वेस्ट बंगाल की स्थिति है आपके सामने। ज़रा वोटों का आंकड़ा देखिएगा। दिनहाता 1,64,000 वोट, शांतिपुर 64,675 वोट, खरदाहा 93,000 वोट, गोसाबा 1,43,000 वोट। ये स्थिति है। चारों में से 4 सीट टीएमसी जीती वेस्ट बंगाल में। बीजेपी का सुपड़ा साफ है, 4 में से 4 सीट पूरी की पूरी। तेलंगाना की जनता ने कैंडिडेट को वोट दिया जिसे टीआरएस में रहते हुए अपने लोगों की सेवा की। बीजेपी पार्टी को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। प्रशांत जी ने तेलंगाना की भी पोल खोल दी। ठीक है ना, ठीक है ना। आइए और देखते हैं। ये वो वोट का हिसाब किताब है। बीजेपी टीएमसी 2021 में असेंबली इलेक्शन में, 2021 में जो असेंबली इलेक्शन हुए तब कितने वोट मिले। टीएमसी को 1,15,000, बीजेपी को 1,16,000। बीजेपी यहां से जीती थी, ठीक है ना। अब क्या स्थिति है, बाई पोल्स में 25,000 वोट मिले मात्र, 1,16,000 से 25,000 वोट, और इनके 1,15,000 से 189, लगभग 1,90,000। परसेंटेज चेंज देखिए, 90,000 वोट बीजेपी का कम हुआ, 78% कम हुआ, 78%। इनको 63% बढ़ा है, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी सीट पर आ जाते हैं। 67% वोट शेयर कम हुआ है बीजेपी का, 77% वोट शेयर कम हुआ है, 56% वोट शेयर कम हुआ है। तो आप देखिए क्या जबरदस्त वोट शेयर कम हुआ है। 70% से ऊपर का वोट शेयर खिसक गया बीजेपी का। बड़े कमाल की बात है, बड़े कमाल की बात है। ऐसा भी होता है। कहाँ गलती हुई। ठीक है ना। तो ये बीजेपी का ट्रेंड है। दिस इज ट्रेंड फॉर बीजेपी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। चलिए और देखते हैं और कहाँ क्या हुआ। बाई इलेक्शंस रिजल्ट्स 2021, टीएमसी स्वीप्स बंगाल, बीजेपी एलआई यूपीपीएल रिटेन असम, हिमाचल गोज टू कांग्रेस। ओवरऑल
बीजेपी कुछ भी कहती रहे, बीजेपी एज अ पार्टी कुछ भी कहती रहे, सबका परफॉर्मेंस सुधरा है, इंक्लूडिंग कांग्रेस, इंक्लूडिंग टीएमसी, इंक्लूडिंग एवरीबडी एक्सेप्ट बीजेपी। बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत खराब हुआ है। असम में जहाँ जीते वहाँ हेमंत बिस्व शर्मा जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे खुश होकर लोगों ने हेमंत बिस्व शर्मा को वोट दिया। अगर ऐसा माने तो उसमें गलत नहीं होगा। अब आपको स्थिति ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही होगी। पूरे भारत में जितने बाईपोल्स हुए, जितने भी रिजल्ट आए, उन सब के इसमें आपको कमल देखने को बहुत कम मिलेगा। ये भारत की तस्वीर बता रहा है सामने, ठीक है ना। तो ये स्थिति है बीजेपी की। कहीं इक्का दुक्का सीट जीत ली। अब कर्नाटका को उन्होंने बता ही दिया भाई वो पहले टीआरएस में थे, जनता की सेवा करी इसलिए उनको वोट मिला। इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश में भी सिर्फ 2 ही सीट जीती हैं 3 में से, एक कांग्रेस ले गई यहाँ पर भी। बड़े कमाल की बात है। खैर सॉरी, तेलंगाना नीचे था, कर्नाटका ऊपर था वो। तब क्या होगा, ये किस लिए हुआ? यानी विश्वास का कोई वो नहीं है। कहीं ना कहीं जो एक ओवर कॉन्फिडेंस है, कि पेट्रोल प्राइस से फ़र्क नहीं पड़ेगा, और चुनाव आने से मतलब चुनाव ठीक सामने है, उत्तर प्रदेश का चुनाव ठीक सामने रखा है, ऐसे में कमर्शियल सिलेंडर पर सीधे 250 रुपये के आसपास बढ़ा देना, कहीं ना कहीं वो फैक्टर काम कर रहा है। शायद कहीं ना कहीं वो फैक्टर काम कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात, बाईपोल से आप कभी भी ये नहीं लगा सकते कि यही जनता की राय है, लेकिन काफ़ी हद तक, कम से कम जहाँ तक सवाल है उत्तराखंड का, कम से कम वहाँ तो एकदम क्लियर कट यही समझ में आ रहा है कि भाई हिमाचल प्रदेश, सॉरी नॉट उत्तराखंड, कम से कम वहाँ तो समझ में आ रहा है हिमाचल प्रदेश में तो बड़ी बुरी स्थिति है। महंगाई भी रीज़न है, तमाम सारे और रीज़न हैं, बहुत सारे। अब एक इलेक्शन जो है बड़ा इम्पोर्टेंट इलेक्शन है, वो है एलनाबाद का, हरियाणा। यहाँ क्या स्थिति है? आईएनएलडी जो थे अभय सिंह चौटाला, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। इस्तीफ़ा देने के बाद इन्हीं की सीट पर दोबारा चुनाव हुआ, तो ये दोबारा चुन कर आए। तो 2019 में इनके पास कितने वोट थे? 57,000। बीजेपी के पास कितने वोट थे? 45,000। 29% वोट शेयर था ना। अब कितने हुए? इनके पास 65,000 हो गए 57 से। बीजेपी के पास 59,000 हो गए 45 से, लगभग 15,000 बढ़ गए। दोनों के बड़े। नुकसान किसका हुआ? कांग्रेस का नुकसान हुआ। तो ये वो तस्वीर है जो आपको बता रही किसान आंदोलन से किसको फ़ायदा किसको नुकसान। हम शुरू से एक ही चीज़ बोल रहे थे, किसान आंदोलन से किसी को फ़ायदा हो ना हो, लेकिन कांग्रेस को नुकसान तय है। 35,000 से 20,000 पर आ गए। कांग्रेस 35,000 वोटों से 20,000 पर आ गए। कांग्रेस साफ होना तय है। तो जो बड़ी जीत बताई जा रही है वो बड़ी जीत नहीं है। 65 और 59 की जीत रह गई। ये पहले 45 और 57 की जीत थी। पहले 12,000 से जीते थे, इस बार मार्जिन और कम हो गया, और अगली बार और कम हो जाएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा। और ये तब है जब जाट बाहुल इलाके में बिल्कुल गजब का जो एक जाट बाहुल इलाका, वहाँ से चुनाव होता, तब ये स्थिति है। तो आने वाले समय में तो कुल मिला के जो किसान आंदोलन का जो रिपरकेशन है वो कांग्रेस के ऊपर बहुत खतरनाक रूप से नेगेटिव पड़ा है। एक बात तो क्लियर है, बीजेपी को इसमें फ़र्क नहीं पड़ा। बीजेपी तो अपने वोट बढ़ा ले गई है, लेकिन बाकी जगहों पर बीजेपी का प्रदर्शन बिल्कुल भी कहीं से भी अच्छा नहीं लगता। गुरुजी, इज इट नॉट अ वार्निंग टू बीजेपी नॉट टू नेग्लेक्ट कोर वोटर्स? हाँ देखिए, कहीं ना कहीं तो ये नाराज़गी है। और लोग 2 बार वेस्ट बंगाल में लोगों ने क्यों वोट दिया? एक तो इस चिढ़ के मारे कि बीजेपी हमारे लिए बचाने नहीं आई, एक तो ये चिढ़ है। दूसरा, वोट दे के पिटना थोड़ी है, फिर पिटेंगे अगर नहीं ये लोग नहीं जीते तो आदमी वोट देने ही नहीं गया। फिर वहाँ पर जो वोटिंग, बोगस वोटिंग होती रही वो होती रही। ये तो बात सच है। हिमाचल में क्या हुआ साहब? हिमाचल में तो आपकी सरकार है। हिमाचल में क्या हुआ? तो हिमाचल में भी स्थिति खराब रही। ओवरऑल इट इज़ अ अलार्म बेल फॉर बीजेपी। स्थिति अच्छी नहीं है। ये बीजेपी को जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा होगा, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। जब हाथ से सत्ता निकल जाएगी तब फिर ये सोचेंगे पहले ऐसा कर लेते तो अच्छा था। बीजेपी विल लूज इफ इट विल बिकम सेक्युलर। चलिए, हारने के कारण क्या रहते हैं? हारने के कारण कई बार
बेवकूफ़ी भरे बयान होते हैं। मध्य प्रदेश सहकारिता मंत्री जी आज कुछ कह रहे हैं, ज़रा सुने। उस जमाने पे 1 रुपए में 10 किलो धान मिलता था और आज 19 रुपया 18 पैसा में 1 किलो धान मिलता है। तो किसानों का तो हुआ ना कि 1 रुपए की जगह पे 19 रुपया मिल रहा है। तो अगर इस हिसाब से फायदा हो रहा है तो महंगाई को स्वीकार करना। उस जमाने पे एक भाई महंगाई से फ़ायदा हो रहा है, आप महंगाई को स्वीकार करो। ठीक है, बात सही कह रहे हैं, लेकिन समझा नहीं पाए, दिक्कत वहाँ है। तो जिनको समझाना नहीं आता, जिनको अच्छी तरह से बात करना नहीं आता, जिनको शब्दों का चयन नहीं आता, ऐसे लोगों को दूर रखेगी बीजेपी तो भला रहेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर ये आके ऐसे ही बयान देते रहे तो डब्बा गोल होना तय है। राजस्थान में किसी ने बताया दोनों सीट आ गए, हाँ राजस्थान में भी आ गया। भाई राजस्थान में तो इतना लोग बड़े परेशान हैं, फिर कैसे हार गए राजस्थान में? राजस्थान में तो पूरा हिंदू मुस्लिम ही चल रहा है, फिर कैसे हार गए? वहाँ पर भी हार गए आप। वहाँ तो हिंदुत्व की बात चल रही, बड़ी हिंदुओं के ऊपर बड़े अत्याचार हो रहे हैं, धड़ाधड़ अत्याचार हो रहे हैं, इसके बाद भी हार गए, फिर कैसे? तो कहाँ जीतोगे, कैसे जीतोगे, क्या स्ट्रैटेजी है? प्रणाम गुरुजी, आपको दीपावली के उपहार देना था लेकिन दे नहीं पाया, कल आपको कॉल करूँगा। मेरा सुन के आपको ज़रूर खुशी होगी क्योंकि मैं आपको गिफ्ट नहीं दे पाया। ओके अरिंदम जी, बिल्कुल। विजय आज लोगों की नहीं सुन रही सर। नहीं, हमारी तो सुने भी नहीं मीना जी, हम तो कुछ है ही नहीं, तो वी आर नोबडी, वी आर इंडिपेंडेंट एनालिस्ट। हमारा काम है जो सच्चाई है वो सामने रखना। बीजेपी के मेंबर नहीं कि बीजेपी हमारी सुने, लेकिन अपने लोगों की सुने, वो उनके लिए बेहतर होगा। और ख़ुद अपने आप अपना इंट्रोस्पेक्ट करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। बिकॉज दे हैव लॉस्ट वेरी बैडली, बहुत बुरी तरह से उनका नुकसान हुआ है, कम से कम इन चुनाव में। दंगे में रेप के वक्त, हत्या के वक्त भाजपा घर में बैठकर ट्विटर खेलते रहे। पेट्रोल एंड गैस प्राइस हाइक स्पोक इन दिस बाय पोल। ये भी काफ़ी हद तक काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। पेट्रोल की कीमत ने काफ़ी हद तक इसमें काम किया है। और महंगाई में बता तो रहे, महंगाई का फ़ायदा है, उन्होंने अभी यार बता तो दिया आपको। ऐसे बयान उसमें और आग लगाने का काम करते हैं, जो जनता में जो गुस्सा होता है उसमें और ज़्यादा आग लगाने का काम करते हैं। तो ऐसे कैसे जीतेंगे? उत्तर प्रदेश का चुनाव भी सामने है, कैसे जीतेंगे? खैर, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है नौकरी नहीं मिल रही। तो योगी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेलना शुरू कर दिया अपना। यूपीपीएससी में जो लोग चयनित हुए शहरी नियोजन विभाग में, उनको बुलाकर कार्यक्रम करके और हाथ में नियुक्ति पत्र पकड़ा दिया। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, यूजुअली डिपार्टमेंट देता, पर ये योगी जी दे रहे हैं। उन्हें मालूम है चुनाव आने वाला, लोग इसको मुद्दा बनाएंगे। हाथ में पकड़ा दिया, बोले लो जी, किस किस को नौकरी नहीं मिल रही थी? कौन कह रहा था योगी ने नौकरी नहीं दी? पकड़ो। अब ये फोटोग्राफ है, ये सबके सामने जाएंगी, बेचारे अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब क्या करेंगे? अब तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो बड़ी दिक्कत रहेगी इनको। क्या करें क्या ना करें? तो योगी जी तो अपनी तरह से मैनेज कर रहे हैं, जैसे तैसे किसी न किसी प्रकार से। करना भी पड़ेगा क्योंकि चुनाव सामने है। और क्या, आइए और देखते हैं। हिंदुओं के विरोध के सामने झुका गुरुग्राम प्रशासन, वापस लिया 8 सार्वजनिक जगहों पर नमाज की अनुमति वाला फैसला, समीक्षा के लिए नई समिति। बड़ी देर में समझ में आया, भाई। इतनी देर में समझ में आया, पहले ही समझ में आ जाता। क्या फ़ायदा हुआ इतना पंगा लेके? और ये जो बैठे हैं तुमको वोट दे देंगे क्या? ये जो पीछे बैठे हैं ये वोट दे देंगे? इनसे तो वोट मिलना नहीं। वोट मिलना किससे? जिससे वोट मिलना उसी को जेल भिजवा रहे थे आप। तो इतने सब नौटंकी के बाद आज आपने फैसला वापस लिया है। पहले ही ले लेते तो इतनी भद्द नहीं पिटती, अब ले रहे हो, चलो कोई बात नहीं। तो जो आप लोग कहते हो ना कि फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं होता, फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। ये आपकी वजह से ही फ़र्क पड़ा है, ये आप जो आवाज़ उठाते हो उसकी वजह से फ़र्क पड़ा है। ये जो 30 लोग अरेस्ट होकर गए थे उसकी वजह से फ़र्क पड़ा है। ये जीत 29 लोगों की जीत है। जो 30 लोग अरेस्ट हुए थे, इसका जीत का सहरा 29 लोगों के सिर पर बनता और किसी के भी सिर पर नहीं, ना मेरे ना आपके।
क्योंकि हम लोग अरेस्ट हुए नहीं। अगर हम अरेस्ट होने जाते तो हमारे सर पर बनता। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अच्छा मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा तो नहीं चलेगा। जो मेहनत करेगा राजा तो वही बनेगा, सहरा तो उसी के सर पर बंधेगा, मुकुट तो वही पहनेगा। तो 29 योद्धाओं को नमन, हमारा सैल्यूट कि आपने जो कर दिखाया वो कोई ना कर पाया। सरकार को आखिरकार आपके आगे झुकना ही पड़ा और आप सब इसी प्रकार से आगे भी लड़ते रहें, पूरी ताकत के साथ लड़ते रहें। हमारी ये शुभकामनाएं आपको। और यदि आप में से किसी को भी यदि कोई कानूनी मदद चाहिए हो, किसी भी प्रकार की कोई मदद चाहिए तो हमको ज़रूर हमें याद कीजिए। हमारा सौभाग्य होगा कि हम आपके कुछ काम आ सकें। ऋषभ परमार जी कहते राजस्थान में दूसरा तीसरा नंबर पूर्व भाजपा कैंडिडेट थे, सही निर्णय नहीं ले पा रही राज्य इकाइयाँ, कई लॉजिक से चले इनको हरा दे। ऋषभ जी बिल्कुल, टिकट वितरण से लेकर तमाम सारी दिक्कतें हैं जो चल रही हैं, चलता रहेगा। ठीक है ना। हमारी दीदी तो जो जबाओ को पता सेल करने का बात सुना रही है। ठीक, तो खैर बड़ी देर में समझ आए, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा हुआ आ गए, नहीं तो हरियाणा में पता नहीं सुपड़ा साफ ना हो जाता आपका। ऐसा मत कीजिए, अपने कोर वोटर को नाराज़ मत कीजिए। आपका कोर वोटर कौन है आपको मालूम है। अगर आप अपने कोर वोटर को नाराज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। यू विल बी इन ग्रेट ग्रेट ट्रबल। तो बेहतर होगा बीजेपी की जो थिंक टैंक हैं जो भी हो वो उसको दोबारा सोच लें, विचार कर लें और एक निर्णय ले लें आपको किस तरफ जाना है, इस तरफ या उस तरफ। और इसी प्रकार से जो वोटर है वो भी एक निर्णय ले ले कि आपको किस तरफ जाना है। पेट्रोल की कीमतों की तरफ जाना तो फिर पेट्रोल की कीमत की बात करना, फिर नमाज बंद कराने की बात मत करना। अगर बिकाऊ हो तो पैसे में बिक रहे हो, पैसे की तरफ मर रहे हो तो पैसे की तरफ मरने वाले बन जाओ। और अगर आपको धर्म की रक्षा करनी है, यदि आप धर्म और देश की बात करना चाहते हो तो फिर आप इस तरफ रहो। आपको चुनना, आपको तय करना, बार बार ये सब नहीं चलेगा ना। ठीक है। मुकेश त्रिपाठी जी के सर आपको समस्त परिवार को धनतेरस की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश त्रिपाठी जी। ठीक है, चलिए आगे राजनीति की बात हो रही तो और आगे जरा बात करें। सर अमित शुड बी बॉट बैक एज बीजेपी प्रेसिडेंट, राघवेंद्र सिंह जी। यू नेवर नो, हो सकता है, क्या मालूम। सर वासिम ने यूपी पे फैसला सुना दिया, 2 मिनट जीत गए, आ गई सरकार। क्या तो मुख्यमंत्री किसको बना रहे हो, ओवैसी को? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? वासिम? चलो भाई तो फिर यूपी में भी भाषा थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। खाई सी भाषा करते हैं लोग, इतना सारा नाम बदल के रख दिया, वापस हमको नाम सारा वापस करना पड़ेगा। फैजाबाद करेंगे हम तो। अरे बाबा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन फैजाबाद। दोबारा से हो जाएगा अयोध्या का ना। चलिए आगे चलते हैं। बिकाऊ या टिकाऊ? यस, बड़ा प्यारा सा कमेंट किया मनोहर लाल तिवारी जी ने, बेहतरीन। सीएम अखिलेश जी, डिप्टी सीएम ओवैसी साहब। अबे वासिम, मतलब ऐसे काफिर के अंडर में रखोगे खालिस मुसलमान को? शर्म नहीं आ रही? और एक बात मैं बता दूं ना, मैं सपा का हूं और ना AIMIM का हूं, लेकिन कम से कम अगर दोनों में से बात आएगी कि ओवैसी और अखिलेश में से किसको बनाना, तो मेरे जैसा आदमी बोलेगा भाई ओवैसी को बनाओ, ओवैसी इज एनी डे बेटर देन अखिलेश। थोड़ी तो शर्म करो यार, कम से कम टैलेंट को तो पूछो। हाँ, हम तो टैलेंट में धर्म भी नहीं देख रहे, ठीक है ना। तो कम से कम टैलेंट तो देख लो। कुछ भी कहो, ओवैसी में टैलेंट किसी भी दिन बेहतर है अखिलेश से, बहुत बेहतर है, बहुत समझदार व्यक्ति हैं। सर जी आज गाड़ी भरकर पटाखे लाए, वो भी गौशाला के शॉप से। अरे वाह, गजब, वेरी गुड सागर पटेल जी, बहुत बढ़िया। आइए आगे चलते, राजनीति की बात हो रही है, थोड़ी और राजनीति की बात कर लें। पंजाब, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए दिया इस्तीफा, नई पार्टी का नाम का भी किया ऐलान। पंजाब लोक कांग्रेस, नई पार्टी का नाम रखा। फोटो भी ढूंढ के लगाते हैं लोग, कमाल है। तो झटका दे दिया साहब, झटका तो पहले से ही देना था, उन्होंने पहले ही बता दिया था ये हलाल नहीं होगा, झटका होगा इस बार। खैर, अपनी पार्टी बना ली है, पार्टी का ऐलान कर दिया। टाई अप किसके साथ करेंगे चुनाव में, ये देखने वाली बात है। कैप्टन है,
इतना आसान मत समझिएगा कि जो कह देंगे वो कर देंगे। ये जितने भी पुराने नेता होते हैं बड़े घाघ नेता होते हैं, और घाघ नेता बड़े खतरनाक होते हैं। कैप्टन साहब को आप ऐसा समझ लीजिए, पंजाब का शरद पवार समझ लीजिए। इट इज़ नॉट ईजी। एक अच्छे घाघ नेता हैं, किस तरफ किससे लास्ट मोमेंट पर गठबंधन करेंगे कहना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन खैर फिलहाल तो यही लगता है कि बीजेपी के साथ जाएंगे। उन्होंने कहा भी ऐसा ही है, बहुत सारे इंडिकेशन और भी दिए। और आप सबको जानकर हैरानी होगी कि किसान आंदोलन जो एकदम से जो बिल्कुल कमज़ोर हो गया है और जो बैरिकेडिंग खोल दी गई है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कैप्टन का हाथ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही इस पूरे आंदोलन को एक तरह से इसकी हवा निकाल दी है। तो एक बात भी स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस ही इसको चला रही थी। कैप्टन साहब से ही कहा गया था कि आप इस आंदोलन को चलाइए, आज उन्होंने उसकी हवा निकाल दी है। तो नुकसान वैसे भी उसका कांग्रेस को ही होना था, हो भी रहा है, चारों तरफ से हो रहा है, आगे भी होगा। चलिए भाई आगे चलें। त्रिपुरा में बीजेपी की जीत तय है, लेकिन वीएचपी के कारण, नॉट बीजेपी। ठीक है, फिर भूल जाते ना ये लोग, इन्हीं लोगों को भूल जाते जिनको सत्ता में बैठाते हैं। अभी वीएचपी के दम पर जीत कर आ जाएंगे, फिर वीएचपी को भूल जाएंगे। प्रॉब्लम ये है बीजेपी के साथ, है ना। खैर आइए। अरे बाबा रे बाबा, ये सस्ता नशा बहुत वाहियात होता है। चलो भाई आगे देखें। समीर वानखेड़े जब से इस विभाग में आया, उसने अपनी एक प्राइवेट आर्मी खड़ी करी। अरे बाबा रे बाबा, ये बाबा रे बाबा, ने मेरा को एक बात बता रहे हैं, तेरा को आर्मी मालूम किसको बोलते ने, किसको बोलते रे बाबा? ये मदरसा किधर से पढ़ के आया रे? कमाल है यार, क्या बोलते हैं। ये प्राइवेट आर्मी धड़ल्ले से शहर में ड्रग्स का कारोबार करती है। छोटे छोटे मामले उजागर होते हैं, लोगों को फंसाया जाता है। वानखेड़े के जरिए हजारों करोड़ रुपए की उगाही हुई है। नवाब मलिक, ये महिला तेरे को लॉटरी लगा क्या? हाँ, तेरे को फोन आया क्या बाबा? तेरे को कैसे मालूम? लाखों करोड़ रुपए कमा लिए भाई। ऐसे करते मैंने अपने बच्चे से पूछा, उसने बताया एविल, एविल का साइन है, एविल। मेरे को एंटी हिस्टामाइन चाहिए, मैं सोच रहा हूँ कब भेजेंगे। एविल करने से आ जाती है, मैं कल से कर रहा हूँ एविल एविल एविल, आई नहीं रही। मेरे बच्चे ने बताया पापा, वो जिस अंकल ने बताया वो मूर्ख है, ईविल होता है, एविल तो कुछ होता नहीं, ये तो वैसे भी ईविल नहीं है, ये तो यो साइन है। कमाल है भाई, कहाँ कहाँ से आते हैं। अब खैर इनके हिसाब से भैया समीर वानखेड़े ने आर्मी खड़ी कर ली, और ये गजब बाबा गजब। ये बेड़ू तेरे को मालूम नहीं है, आप उनका पूरा आर्मी है। हाँ, उसको पता ही नहीं, गरीब आदमी को, वो बेचारा ऐसे ही घूम रहा है, वो प्रोटेक्शन मांगता घूम रहा है, उसकी आर्मी है, उसको पता ही नहीं है। ये कैसे कैसे ये लोगों को भर रखा रे बाबा, इनको निकालने का मांगता है, एनसीबी में भर के रखा, आर्मी बना के घूम रहा बाबा। कमाल के लोग हैं। खैर अब आखिर इतना दर्द क्यों है? अभी आरोप यहीं खत्म नहीं हुए, आगे देखिए, आगे एक से बढ़कर एक आरोप। आनंद आ जाता देख के, आहा ये चढ़ी आंखें, आहा कमाल साहब कमाल। और ये बेचारा गरीब आदमी, इसकी आंखें निकल आई। ये क्या बोलता रे? ओए मेरी आर्मी क्या? ओए ये देखो, इन्होंने लगाया है सस्ता, ये गरीब आदमी, इसकी आंखें फट गई बेचारे की। चलो भाई कोई बात नहीं। समीर वानखेड़े पहनते हैं 10 करोड़ के कपड़े, प्राइवेट आर्मी से करते हैं उगाही। पढ़े नवाब मलिक के 10 बड़े आरोप हैं। कितने कपड़े? 10 करोड़ के। ये महिला 150 रुपये का शर्ट है रे बाबा, दादर दादर पे मिलता है, हवा में उचका उचका के। 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये। हाँ, ये इसको 10 करोड़ की लगती रे बाबा। एक काम करो रे, ये वानखेड़े है, इसका पूरा वार्डरोब खाली कर आने का, इसकी इधर पहुँचाओ, इसकी इधर पे पहुँचाओ, चल पेमेंट दे रहे बाबा, पेमेंट दे। वानखेड़ा साहब कपड़े पहुँचा दो कल नवाब मलिक जी के यहाँ। 10 करोड़
करोड़ों 10 करोड़ के कपड़े पहनते हो आप, शर्ट पैंट पहुंचाओ, 10 करोड़ मिल रहे हैं, कहाँ दिमाग लगा रहे हो नौकरी वोकरी में, रोज एक पीस पहुंचा देना कि अल्लाह 10 करोड़, आपका क्या जा रहा है, अरबपति खरबपति बन जाओगे, कहाँ दिमाग लगा रहे हो खाली पीली नौकरी में, दुनिया भर से पंगे पाल रखे, कितनी, वही लाख रुपये की तनख्वाह के लिए 10 करोड़, शर्ट पैंट पसीना मारते हुए बदबू मारते हुए कपड़े पहुंचा देना, कहना ले भाई 10 करोड़। वैसे ईमानदारी के पैसे के, ईमानदारी के पसीने की कीमत 10 करोड़ भी कम है देखा जाए तो। गलती सही सही बोल तो आप सच ही गए हो। खैर बड़े आरोप लगा दी साहब। हाँ अरे साहब देखो, नवाब मलिक ने कहा कि समीर वानखेड़े की पैंट 1 लाख रुपए की होती है, 10 करोड़ के कपड़े पहनते हैं, 70,000 की शर्ट, 50 लाख की घड़ी पहनते हैं। रे बाबा, ये इसकी आंखें खुली रह गई रे बाबा, ये बेहोश नहीं हो जाए, अरे बाबा कोई बचाओ, ऐसा नहीं कोमा में चला जाए भाई हमारा वानखेड़े। तो 1 लाख रुपए की पैंट है भाई, पैंट उतार दो। 1 लाख रुपए की पैंट अगर ये मेरे से बोलता ना, कसम से मैं तो वहीं च उतार देता, उधर ही पे सड़क पे, ले तू ले जा, ला लाख रुपए दे, ले। शर्ट कितने की, 70,000 की शर्ट भी उतार के ले बाबा, तू शर्ट भी ले जा, 70,000 इधर ला। अरे बगल में दूसरी दुकान पे जाके पहन लेंगे ना नया, कहाँ टेंशन लेने का है। और 50 लाख की घड़ी उतार रे बाबा, उतार जल्दी दे, इसको मार इसके मुंह पे। वानखेड़े साहब कितनी पैंट है, कितनी शर्ट है, निकालो। लाख रुपए पैंट मिल रहा है, 70,000 रुपये शर्ट मिल रहा है, घड़ियां निकालो आप, तुम्हारी कहाँ से ली होगी हमको ही मालूम है। वही यार तुम वीटी स्टेशन के बाहर से नीचे जो बैठ रहा था फुटपाथ पे, उनसे लेके पहनते हो, हमको मालूम है। तो वो घड़ियाँ वड़ियाँ भी पहुँचा देना उनको। 50 लाख की घड़ी। वानखेड़े साहब काम ढंग से कीजिए, ये बकवासबाजी नहीं चलेगी, किसी को पकड़ोगे किसी को छोड़ दोगे। पकड़ना है सारे ड्रग डीलर को पकड़िए, ये नहीं कि जो बहुत अच्छी ड्रग्स बेच रहा है उसको तो पकड़ लोगे, जिसकी घटिया क्वालिटी की उसको छोड़ दोगे। फिर वो इधर उधर सप्लाई होती ना, लोग पी के कुछ भी करते हैं। सबको पकड़ो ना यार। 50 लाख रुपए की घड़ी, 1 लाख रुपए की पैंट, रे बाबा 70,000 की शर्ट, कमाल है। क्या बोले साहब। खैर आखिर इतना दर्द है क्यों? दर्द इसलिए कि कितना भी चिल्ला लो, एनसीबी रुक नहीं रही, किसी के बस में नहीं है। एनसीबी अपना काम में दैत दनादन आगे बढ़ रही है। और क्या, मुंबई में फिर एक्शन में आई एनसीबी। विले पार्ले इलाके से जब्त की गई करोड़ों रुपए की हीरोइन, 100 करोड़ से ज्यादा की हीरोइन जब्त की गई विले पार्ले से। नहीं, वो वाली हीरोइन नहीं जो लेती है, ये हीरोइन ही नाम है ड्रग्स का। जो लेने वाली हीरोइन है वो तो पकड़ी जा रही है, ये वाली हीरोइन भी पकड़ी गई है। आज फिर पकड़ ली, 2 नवंबर शाम को 6:34। हे भगवान, कमाल हो गया। इतनी मेहनत करके रोज आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, वो दोनों लोग ऐसा साइन बना रहे थे। मैं पूछा एविल है, एविल, फिर भी पकड़ लिया। एविल बता रहे हैं तुमको, एविल है? कितनी मेहनत से इन शब्दों को याद करके आता, तुमको पता है वानखेड़े? पता है तुमको क्या, तुम तो पढ़ लिखे आदमी हो, तुम तो IAS IPS से सिलेक्ट होकर आ जाते हो तुम लोग। तो हमारी सोचो, हम लोग मदरसे से पढ़ते हैं, हमको कुछ नहीं मालूम होता, रट कर आना पड़ता हमको। अब वो ईविल में एविल हो गया तो उसमें इतनी बवाल किस बात का है भाई? अप्रिशिएट करो, कुछ नया वर्ड लेकर आए हम अपने समाज में। कल से सारे के सारे भाईकला वाले बड़े खुश है, एविल। कमाल है भाई। मुंबई वाले समझ गए भाईकला क्या बोला मैंने? ठीक है ना? चलो अब आगे देखते हैं। तो क्या पकड़ा? आओ भाई, मुंबई एनसीबी सीजेस हीरोइन वर्थ करोड़ फ्रॉम विले पार्ले। ओ ये रही वो हीरोइन। रे बाबा, ये वाली हीरोइन पकड़ा
मैं ही सोचा वो वाली हीरोइन पकड़ा रे बाबा, मैं तो बड़ा खुश हो गया। इन लोग में रात को नहीं हीरोइन को पकड़ा, हीरोइन को अपन हीरोइन देखेगा आज। ये बाबा ये हीरोइन तो नाचेगी भी नहीं, किसी मतलब की नहीं है। ओफो। चलो साहब, तो एनसीबी रुकने का नाम नहीं ले रही। एनसीबी के छापे लगातार पड़ रहे हैं और हर दिन 100-200 करोड़ का नुकसान हो जा रहा है। कहाँ तक उठाएं नुकसान? अब तो दाऊद भी गुस्सा होने लगा है। अब तो दाऊद भी करा, तुम लोग की चलती नहीं है क्या? बड़ी मुसीबत है, बड़ी आफत है। गालियां पड़ रही हैं दाऊद से, परेशान है लोग। तो समीर वानखेड़े तो विलन हो गई। समीर वानखेड़े यदि पकड़ता नहीं लोगों को, यदि एनसीबी के छापे नहीं मारता, यदि हीरोइन वगैरह नहीं पकड़ता, अगर ड्रग्स नहीं पकड़ता, समीर वानखेड़े देवता आदमी है। प्रॉब्लम ही समीर वानखेड़े से यही है कि वो ड्रग्स पकड़ रहा है। क्यों पकड़ रहे हो? घर बैठ के काम नहीं करने का पैसा मिल रहा है। करोड़ों रुपया दे तो रहे हैं, पिछले वाले को भी देते थे, उससे पहले भी देते थे, सब जगह देते थे, अब इस बार भी दे रहे हैं। तुमको काम करने का शौक है, बड़ी आफत है भाई। काम करने वाले लोग ठीक नहीं होते। चलिए आगे देखें और क्या हुआ। ओहो, अर्नब दिवाली जेल में मनाएगा। उफ, मैं तो भूल ही गया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस, एक्स महाराष्ट्र होम मिनिस्टर अनिल देशमुख अरेस्टेड बाय ईडी ओवर 12 आवर्स ऑफ क्वेश्चनिंग। 12 घंटे पहले तो क्वेश्चन। अरे भाई एक बात बताओ, अरेस्ट करना है तो कर लो, 12 घंटे पहले सवाल पूछोगे, रात के 1 बजे जाके अरेस्ट करोगे, ये कौन सी बात हुई? खैर अरेस्ट कर लिया साहब इनको, सवाल जवाब पूछने के बाद ईडी ने। अभी तो एनसीबी से ही पार नहीं पा रहे थे, अभी ईडी नाम का सांप और निकला है। इतने अजगर छोड़ रखे हैं मोदी जी ने, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से बचे हों कहाँ से निकले। बड़ी आफत है। शाब्दिक अर्थों में तो वो अहले किताब की बात बोल रहा है। मूर्ति पूजा शैतान करते हैं, इसके हिसाब से ऊपर से समीर जी उत्तरदायी का ड्रग्स ना फैले। हाँ बिल्कुल पीयूष त्रिपाठी जी। अब क्या आइए फिर क्या हुआ? पकड़े गए तो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 6 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेजा, मिल सकेगा घर का खाना। ओहो हो, ईडी की हिरासत में चले गए आप, ये तो बड़ा बुरा हुआ। वो अपन जो कह रहे थे दिवाली 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 नहीं मनेगी, दिवाली नहीं मनेगी, दिवाली जेल में मनेगी, दिवाली जेल में मनेगी, दिवाली जेल में मनेगी। अच्छा तो भगवान ने सुन ली, बोले ले तेरी मनेगी। पावर में जब आप हो तो कभी मिसयूज़ मत कीजिए, किसी गलत को ज़बरदस्ती मत फंसाइए, क्योंकि भगवान आपका चालान यहीं काटते हैं। कोई स्वर्ग नर्क नहीं है, यहीं आपको स्वर्ग नर्क सब दिखा देते हैं। फिलहाल जो है अनिल देशमुख जी, जो उन्होंने किया था, जो करा था, जो कहा था, उसको भुगत रहे हैं और अभी फ़िलहाल जेल में, दिवाली जेल में ही मनेगी। 6 नवंबर को अब बात होगी। चलो हैप्पी दिवाली अनिल देशमुख जी, पूर्व गृह मंत्री जी। कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए किसी के लिए कि इसकी दिवाली मनाऊंगा, उसकी दिवाली अंदर मनवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप पावर में हो, पावर का सदुपयोग कीजिए। शिव शंकर जी धन्यवाद। ठीक है ना। आइए, तो अनिल देशमुख जी खाली ऐसे कहाँ रुकने वाले? इधर एनसीबी, इधर ईडी, मोदी जी तो छोड़ ही नहीं रहे कहीं से। एक और डिपार्टमेंट है, इसको अपन भूल गए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वो क्या कर रहा? सो रहा है क्या? अरे बाबा रे बाबा, वो भी लगा अपने काम पे। ओ हो, उड़ी बाबा। अजित पवार पर आयकर का शिकंजा, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पर बड़ी कार्रवाई। 1000 करोड़ की 5 संपत्तियों को किया गया जब्त। ले बाबा रे बाबा, हो गया कल्याण। इनकम टैक्स विभाग की ओर से जारी किया गया आदेश। तो 1000 करोड़ की 5 संपत्तियों को जब्त कर लिया। 90 दिन का समय मिलेगा, इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से 90 दिन का समय मिलेगा। 90 दिन में आपको साबित करना पड़ेगा कि ये बेनामी संपत्ति नहीं है, आपने अपने पैसे से खरीदी है, टैक्स पेड वाले पैसे से खरीदी है, 2 नंबर के पैसे से नहीं खरीदी। अगर 2 नंबर के पैसे से खरीदी है तो आपकी संपत्ति नहीं, जब्त हो गई। 90 दिन का समय मिलेगा। 90 दिन तक अगर आपने साबित कर लिया तो ठीक, नहीं तो टाटा बाय बाय, मजे करो। ठीक है ना। 1000 करोड़, अरे बाबा रे बाबा। डिप्टी सीएम है भाई, पूछ रहे हैं कौन है?
अनिल देशमुख के बाद अजीत पवार निशाने पर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की 1000 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त। अभी भी डिप्टी सीएम बने? ऐसी बेशरम सरकार हमने आज तक नहीं देखी यार। 1000 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई इनकी, छापे पड़ गए 70 से ज़्यादा जगहों पर। अजीत पवार से संबंधित 70 से ज़्यादा जगहों पर छापे पड़े, और बेशर्मी के साथ अभी भी इस सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। कमाल की बात है। कौन करा रहा है ये सब? सब एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हुए हैं। देशमुख के बाद अजीत पवार पर बड़ा एक्शन। आईटी ने, इनकम टैक्स ने जब्त की 1000 करोड़ की कथित बेनामी संपत्ति। आयकर विभाग ने पिछले महीने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और अन्य से कथित रूप से जुड़े कम से कम 70 परिसरों पर छापेमारी की थी। जब मैंने आपको बताया भी 70 परिसर पर, 70 अलग अलग जगहों पर छापेमारी करी। उसका नतीजा ये हुआ कि 1000 करोड़ की संपत्ति उप मुख्यमंत्री, सिटिंग उप मुख्यमंत्री की जब्त इनकम टैक्स ने कर लिए। सोचिए यदि यही कोई बीजेपी के सिपाही के साथ भी होता तो अभी तक कितना हंगामा खड़ा होता। बीजेपी वालों को काम करना ही नहीं आता, हंगामा ही नहीं खड़ा नहीं कर पाए। उप मुख्यमंत्री की 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति पकड़ी जा रही है, हंगामा ही नहीं कर पाए, इस्तीफा ही नहीं मांग पाए। कमाल है। कमाल के लोग हैं, क्या बोले। लेकिन आखिर कांग्रेस इस सब में चुप क्यों है? कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही कि ये तो गलत उपयोग हो रहा है एजेंसीज का, फलाना, और अब तक तो निकल आना चाहिए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कांग्रेस चुप क्यों है। क्योंकि कांग्रेस ने तो सबसे बड़ा कांड कर रखा है जो मार्केट में घूम रहा है, वो भी सुन लीजिए। दो नेताओं में आपस में कमीशन की और कटमनी की बातें चल रही चौड़े में। हाँ जी हाँ जी। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸ਼ੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਆ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। हाँ जी हाँ जी। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਉਹ। अच्छा ਹਾਂ तो कोई नहीं, ठीक है उन्होंने का काम कर सारा। ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। हाँ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਜੋ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵੋ। उन्होंने बताया फलानी फलानी मेरी बहन है। बोले हाँ तो ठीक है, उनका कामकाज शुरू। बोले कामकाज की कौन बात कर रहा है, कमीशन की बात कर, कमीशन तो दे दे। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਬਣਦਾ ਹੁਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਟੈਲਾਂ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟੈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਬੜਾਲੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਚੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਟਾਉਣ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਲੀ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਤੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਭਈਆ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੂਗ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਟੈਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੈਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੀ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਖੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੈਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਟੈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਜਿੱਤੀ ਭਾਜੀ ਜੀ ਦੇ ਸੀ, चौधरी साहब का नाम आ रहा है। ਭਾਜੀ ਜੀ ਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਵੀ ਟੈਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ। चौधरी साहब का इसमें नाम आ रहा है। और नाम क्या आ रहा है? नाम क्या आ रहा है? नाम ये आ रहा है भाई, कमीशन की बातें हो रही हैं, ठीक है ना। और कमीशन में बड़े चौड़े में खुल्लम खुल्ला बात हो रही है। वसूली का जो हिसाब किताब है वो चल रहा है। टाइल कौन सी समझ रहे हैं आप? जो पेवर ब्लॉक्स होते हैं ना, वो है टाइल। वो कहाँ से आते हैं? जिससे आते हैं उससे कमीशन दिया जाता है। लेकिन अब चौधरी साहब खुद ही सप्लाई कर रहे हैं टाइल्स, तो चौधरी साहब से कमीशन कौन मांगेगा? तो चौधरी साहब से कमीशन तो नहीं मांग सकते, इसलिए नुकसान हो रहा है। तो आपस में झगड़ेबाजी चल रही है। भाई पैसा तो देना पड़ेगा। कहता है ISI मार के। बोले अरे हमें मालूम है ISI तो छाप दिया जाता है ऊपर से, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ ISI क्या भला है। ISI कौन सी बड़ी चीज़ है? शिवसेना का प्लांट है बीजेपी का जैसे सिद्धू। अच्छा जी। AIMM is good for Muslim because OWC is not fake secular like Congress and SP. Guarantee at least दंगे होने नहीं देते OWC. My experience in हैदराबाद। प्रशांत जी। तो साहब इसलिए कांग्रेस चुप है। जिन लोगों को ये लग रहा था कि कांग्रेस चुप क्यों है, तो कांग्रेस इसलिए चुप है। ये कांग्रेस को पता है अगर हम बोले तो हमारी पोल पहले खुल जाएगी। हमारी पोल तो पहले से ही खुली रखी है। अब ये स्थिति राजनीति की है।
अभी आने वाले समय में और एक्शन देखने को आपको मिलेगा एक के बाद, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ, करोड़ों के कपड़े, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलिए आइए अब उस खबर पर चलते हैं जो खबर बहुत मायने रखती है। एनआईए स्पेशल कोर्ट प्रोनाउंसेस पनिशमेंट अगेंस्ट 9 सिमी टेररिस्ट इन पटना सीरियल ब्लास्ट केस। पटना सीरियल ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने आज सज़ा का ऐलान कर दिया। पहले क्या है, पहले आरोप तय हुए थे, आज सज़ा का ऐलान हो गया। और सज़ा के ऐलान में क्या क्या हुआ ज़रा देखें, पहले ज़रा एक बार देख लें कि हुआ क्या क्या था। प्रीति सिंह बुलेटिन का आगाज। जो तमाम सारी जो मामले में एनआईए कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने 9 आतंकियों को सजा का ऐलान किया। विशेष एनआईए कोर्ट के जज गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने 4 आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि 2 को उम्र कैद की सजा दी गई। 2 दोषियों को 10 साल और 1 को 7 साल की सजा सुनाई गई। तो साहब 4 आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी गई। अच्छा एक बात बताइए, ज़रा ईमानदारी के साथ अपन सोचे, क्या अपन सोच रहे थे इतना बड़ा केस होगा? नहीं सोच रहे थे ना। ऐसा लग रहा था ना पटाखे वटाखे फूटे, अरे यार तो ऐसे ही है, कुछ तो भी होगा, पॉलिटिक्स। उस समय आपको क्या समझा दिया, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स है। ये जो धमाके वाली स्थिति है 2013 की रैली में जो धमाके हुए थे, तब उस समय ऐसा सोचा भी नहीं था अपन लोगों ने कि ये इतना सीरियस केस होगा, है ना। ये ऐसा देखने में इतना लग नहीं रहा था ना, इतना डरावना कि भाई इतना ज़्यादा ये होगा। लेकिन इसमें 6 लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों लोग इसमें घायल हुए थे, सैकड़ों लोग। 6 बम धमाके हुए थे इसमें कुल। और ये तो मोदी जी थे, जो रैली होती रही, धमाके होते रहे। कोई और होता तो पता नहीं क्या होता। तो इतना सीरियस मैटर था, फिर भी अपन लोगों को ऐसा क्यों नहीं लगता? क्योंकि जब जिस समय ये हुआ था, तब जो एक मीडिया का एक सेक्शन था, उसने एक नैरेटिव बनाया था, क्या दिवाली के बम फूटे हैं, पटाखे फूटे हैं, बड़े वाले देसी बम फूटे हैं, बम ब्लास्ट हुआ नहीं, देसी बम फूटे हैं। आप देखिए कितने ज़्यादा बेशर्म लोग थे। 6 लोगों की जिसमें जान चली गई, सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती हुए, कहते हैं दिवाली के पटाखे फूटे हैं। कमाल लोग हैं। ये मीडिया है आपके लिए। गुरुजी राम राम, दीपावली में आप आशीर्वाद दें और सारा साल स्वस्थ रहें और समाज का काम कर सकें। सुरेश महतो जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, खुश रहिए। तो ये स्थिति है। अब क्या हुआ इसमें, ये कितना ज़्यादा डेंजरस था, इसमें नरेंद्र मोदी की हत्या करने का जो प्रयास था वो बाल बाल बच गए। जो उनका मंच था उसके नीचे से भी बम निकला था, फटा नहीं। पटना सीरियल ब्लास्ट केस में 4 को फांसी की सजा। एनआईए कोर्ट ने 2 आतंकियों को उम्र कैद, 2 को 10 साल की और 1 को 7 साल की सजा सुनाई है। तो ये रहे साहब आपके लिए, बिना मूछ और दाढ़ी वाले, बिना मूछ और दाढ़ी वाले, टोपी भी लगाए, बिना मूछ और दाढ़ी वाले, बिना मूछ दाढ़ी, मतलब सबके सब बकरा दाढ़ी वाले जितने आपको दिखेंगे, ये सारे के सारे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। बहरहाल इसमें आप 4 लोगों को फांसी की सज़ा हो गई। इस तस्वीर में आपको सभी दिख जाएंगे। हा, क्या बात है। ठीक है ना। तो ये है सच्चाई सामने। गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में रांची ने 4 आरोपियों को मिली फांसी की सजा, 2 को उम्र कैद। कितना सीरियस मैटर था आप सोचिए। और इस मैटर को कितना इजी करके बताया गया था कि नहीं साहब कुछ भी नहीं है। कमाल के लोग हैं। आइए ज़रा देख लें किस किस को सज़ा हुई। अब आवाज़ नहीं निकलेगी वासिम जी की, गायब हो जाएंगे। इन्हें सज़ाए मौत इम्तियाज़ अहमद, हैदर अली, नामुन अंसारी, मुजीबुल्ला अंसारी, ठीक है ना। 10 साल की सज़ा किसको? ये अहमद हुसैन, फिरोज़ आलम। उम्र कैद किसे? उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन कुरैशी। 7 साल की सज़ा इफ्तिखार आलम, इम्तियाज़, अजहरुद्दीन।
तो ये वो नाम है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि साहब हमारे ऊपर लोग शक करते हैं, हमें लोग ऐसा समझते हैं वैसे समझते हैं। भाई क्या करे, कोई आदमी शक नहीं करे तो क्या करेगा बताइए। हाँ, भटके हुए लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही, सही बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आइए, और भी जगह यही हाल है। जम्मू कश्मीर में सरकार का बड़ा एक्शन, आतंकियों से रिश्ते के आरोप में जेल सुप्रिटेंडेंट और एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल बर्खास्त। बताइए, जेल सुप्रिटेंडेंट तक आतंकवादियों से रिश्ते रखते थे, मतलब आप जेल में डाल दोगे, वहां पे भी इनको ऐश मिल रही है। कौन कौन है, आइए इनके भी नाम ढूंढ लें जरा। जेल सुप्रिटेंडेंट फिरोज अहमद लोन और जीएचएस विज बेहरा सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल जावेद अहमद शाह को बर्खास्त कर दिया गया। फिरोज अहमद लोन और जावेद अहमद शाह, वेरी गुड, क्या बात है, बड़ा गजब। बड़ा गजब है साहब, ऐसा गजब। अगर जहाँ रहेंगे वहाँ आतंकवाद और आतंकवादियों का साथ। खैर, इनको बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन इनको बर्खास्त करने से कुछ खास पर्पस सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो माय लॉर्ड बैठे हैं, सपोर्ट फॉर टेरर आउटफिट डजंट अट्रैक्ट यूएपीए। ये लो जी, सुप्रीम कोर्ट, अगर आप सपोर्टर हैं तो यूएपीए नहीं लगेगा आप पर। उसमें आप संलिप्त भी होने चाहिए, तब यूएपीए लगेगा। एक तो अब यानी सपोर्ट करने वालों की तो बल्ले बल्ले, सपोर्ट करने वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें तो यूएपीए लगेगा नहीं। ऐसी कंडीशन में कैसे काम करेंगी एजेंसीज और कैसे काम होगा, समझना बड़ा मुश्किल है। तो अभी वासिम जी ने बोला सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते, भड़काया जा रहा है। हम कब कह रहे हैं सारे मुसलमान ऐसे होते हैं? अच्छे भी होते मुसलमान। देखिए, सारा अली खान ट्रोल्ड फॉर विजिटिंग केदारनाथ के टेम्पल। अरे जय केदारनाथ, सारा अली जी खड़ी हैं, केदारनाथ की फ़ोटो खिंचवाई इन्होंने। क्या हुआ फिर, देखें जरा। केदारनाथ के दर्शन करने पहुंची सारा अली खान, आई कट्टरपंथियों के निशाने पर, लोगों ने दी नाम बदलने की नसीहत। तो अली पहुंचे केदारनाथ की शरण में, ये हो गया कांड। तो अब लोग इन पर चिल्लाना शुरू हुए, बोले कि आपने ऐसे कैसे कर दिया, वहाँ जाके फ़ोटो कैसे खिंचा रही हो, बताइए। माथे पे तिलक लगाना, ये सब क्या है? फोटो डाली और कांड हो गया। लोगों ने कमेंट आने शुरू हो गए लोगों के, ये फोटो और ये बगल में कमेंट। काफिरा नाम की मुस्लिम नाम चेंज कर ले, तुम मुस्लिम हो पर ये क्या कर रही, यू आर मुस्लिम, तुम तुरंत पर सारा शर्म करो। दुनिया भर के कमेंट्स, तो दनादन को गालियां मिली। आइए, एक्टर सारा अली खान शेयर्स पिक्चर्स ऑफ हर विजिट टू केदारनाथ टेम्पल, गेट अब्यूज्ड बाय इस्लामिस्ट फॉर बीइंग अ काफिर मुस्लिम। तो मुसलमानों ने दे गाली भाई, इनको तो इनकी स्थिति बिगाड़ दी। कैसी कैसी गालियां पड़ी हैं, आइए देखें। ये लीजिए, ये रही गालियां। अब ये तो पढ़ा भी नहीं जा सकता, मतलब बड़ा गजब है भाई, क्या गजब गजब गालियां लिखने वाले हैं। यारा मुस्लिम, लानत है तुम पर, सारा शर्म करो और डरो अल्लाह से। अच्छा, तो मुस्लिम फिर ये क्या कर रही हो? यू आर नॉट प्रेइंग टू दीज आइडल्स। क्या गजब गजब का गालियां हैं साहब। तो ये स्थिति है। तो सारा अली खान जी को हिदायत मिल गई है, अली नाम है तो अली हटा लो नाम में से, नहीं तो सोच लेना, ठीक है ना। तो ये स्थिति है। तो सारा अली खान जी ने फोटो डाली, भारी पड़ गया फोटो डालना। चौड़े में तमाम धमकियां मिली आज इनको, दिन भर धमकियां मिलती रही, चौड़े में धमकियां मिली हैं। फिर क्या हुआ वो भी बताते हैं। अगर शिर्क
गुनाहे अजीम है तो फिर फ़क्र से मैं मुशरिक हूँ। पीयूष त्रिपाठी जी। कोई नई मूवी आने वाली होगी, नौटंकी चल रही है। वेदू सर, हाँ बिल्कुल सही बात है, एकदम सही कह रहे हो आप, ये संभव है काफ़ी हद तक। आइए अब एक और खबर पर लेकर चलता हूँ। विराट कोहलीज 9-month-old डॉटर गेट्स रेप थ्रेट्स, अ प्रोब बिगिंस। किसी ने एक शब्द लिखा FCU के टाइप्स, स्पेलिंग बदल दी मैंने उसमें, और नॉर्मल बोलचाल की भाषा में अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन बहरहाल जिसने भी लिखा उसने ये नहीं लिखा कि मैं आके रेप करूं या ऐसे शब्द, रेप वर्ड नहीं है उसमें कहीं भी। उसको रेप थ्रेट मान लिया, उस पर बड़ा बवाल उस पर काटा गया, बड़ा बवाल काटा गया। गाली तो लोग यहाँ जो माँ बहन की देते हैं उसमें भी वही है, वही शब्द है ना। तो बड़ा बवाल काटा, हाथों हाथ मीडिया ने, अरे विराट कोहली। अब यार इस चुसे हुए आम को धमकी कौन देगा, जरा देखना, इसकी शक्ल देखिए, इस गधे को कौन धमकी देगा, इस घमंडी को कौन धमकी देगा, कोई बताए मुझे। तो साहब बड़े घमंडी, मतलब इसको अरे धमकी दे दी और बच्ची के साथ ऐसा वैसा। और NCW दिल्ली, विराट कोहली दिल्ली में रहता है क्या? NCW दिल्ली उसका संज्ञान ले रहा है, धमकी देने वाला पाकिस्तान में। पिछली बार भी यही हुआ था, शमी को जिन लोगों ने गाली दी वो पूरा पाकिस्तान का एजेंडा था, पूरे पाकिस्तानी थे सारे के सारे, लेकिन वो एजेंडा चलाया गया भारत के अंदर, झूठ बोला गया कि भारतीयों ने गाली दी। एक भी भारतीय ने गाली नहीं दी, सारे मुस्लिम थे उसमें, सारे पाकिस्तानी मुस्लिम थे जिन्होंने शमी को गाली दी थी। तो पकड़ में आ गई चोरी, इस बार भी पकड़ में आ गई। गप्पिस्तान रेडियो उसको रीट्वीट कर रहा है, पाकिस्तान का पेड चैनल है पाकिस्तान के ISI का, सोचिए आप। और उसके बाद भी बड़ा दर्द हो रहा है यहाँ पर, एक बच्ची के लिए ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सारा अली खान को इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, कोई नहीं निकल कर आया, इसकी कोई न्यूज़ नहीं बनी। अच्छा सिलेक्टिव होना अपने को। विराट कोहली क्योंकि टीम गलंदा खेली है, ये करिया है, तमाम सारे इस पर सट्टेबाजी के आरोप लग रहे हैं भारतीय टीम पर, तो अब विराट कोहली के लिए कैसे ना कैसे बचाव करना ताकि वो मामला वहाँ से हट जाए, ध्यान उस पर से हट जाए। और अगर सारा अली खान को लोग पूरी दुनिया ट्रोल कर रही है, गालियाँ दे रही है, उसको रेप थ्रेट दे रही, तो वो हम नहीं चलाएंगे क्योंकि वो मंदिर गई थी। ओके, ये भी है, बड़ा गजब एंटी हिंदू माइंड सेट है भाई। ठीक है ना। चलिए, कोहली तो ऑलवेज सेज BCMC ऑन फील्ड, तो इनको फांसी डालोगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये खुद भी मैदान में बेन स्टोक्स बोलते हैं। हाँ सही बात है, तो जैसा बोलेगा वैसा लोगों ने भी उसको बोल दिया। खैर कोई बात नहीं, अभी कार्रवाई होगी, मालूम चल जाएगा किसका हैंडल था, उसमें से भी कोई ना कोई निकल आएगा। 6 साल वालों से शादी करने वाले निकल आएंगे। चलिए, सिर्फ वो नहीं है आपके, अब आज धनतेरस पे कोई मतलब ही नहीं है इसका। क्राइम अगेंस्ट वुमेन सॉ 63% राइज इन 2020 सो फार, ये लो जी बना दिया। व्हाट डू वुमेन हैव टू सेलिब्रेट दिस धनतेरस? कौन कर रहा है? कांग्रेस। इन्हें हिंदू धर्म से इतनी नफरत है, सोनिया मैडम को, एंटोनिया मानियो को इतनी नफरत है हिंदू धर्म से, इतनी नफरत है कि इन्होंने धनतेरस पे भी वो लगा दिया, धनतेरस पे भी ले आई। कमाल हो गया। कांग्रेसियों को शर्म आती कि नहीं कांग्रेस ज्वाइन करने में? पप्पू स्पेशल पेय पदार्थ पीने में शर्म आती है नहीं? तुम्हारे ही मुंह पर थूक रहे हैं व्हाट डू वुमेन हैव टू सेलिब्रेट दिस धनतेरस। अरे इसका क्या मतलब है धनतेरस से? क्या लेना देना धनतेरस से? लेकिन जबरदस्ती आपके त्यौहार को बदनाम करना, ये इनके इन प्रकार कैसे भी करके आपको नीचा दिखाना, आपके त्यौहार को नीचे दिखाना, आपके धर्म को नीचे दिखाना, यह कांग्रेस का काम है। आप अच्छी तरह समझ लें। आप हो सकता है कांग्रेसी हो, लेकिन ये बात तो आपको भी समझनी पड़ेगी। गाली गैंग हटाएंगे ऑन ट्विटर, बी रेडी। तो ये सब है। खैर, मंदिर की बात चल रही थी, मंदिर गए तो इतना हंगामा हो गया। एक और आज मंदिर चला गया, ये पाकिस्तान का दोस्त, ये मंदिर चला गया। ये वो आदमी जो किसान आंदोलन का समर्थन करने वाला, ये वो आदमी जो जब कोई हिंदू गया, बिना पगधारी गया कोई गुरुद्वारे में, तो धक्के देकर निकाला गया था इन लोगों के द्वारा।
और ये बेशर्म आज पहुंच गया हिंदू मंदिर में, और उससे बड़े बेशर्म हिंदू हैं जो उसके बगल में खड़े होकर दांत निकाल रहे हैं। इन्हें लानत है इनके ऊपर, ये इतने बेशर्म हैं, ये तो अपने माँ और बाप को भी बेच खाएं, इतने बेशर्म लोग हैं। ये पहुंच गया साहब, ये बेशर्म पहुंच गया। केदारनाथ धाम पहुंच गए आज। धक्के देके इनको भी वैसे ही निकाला जाना चाहिए था जैसे कि वहाँ से बाकी लोगों को निकालते हैं लोग, ताकि इनको पता चले, इनको मालूम चले कि जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है ना। तो सिर्फ इतना नहीं है, आइए और बताते हैं। सिर्फ अगर आपको लग रहा है कि आपके त्यौहार को बदनाम किया जा रहा है, आइए और समझिए। डाबर एड टेकन डाउन ड्यू टू इंटॉलरेंस सेज जस्टिस चंद्रचूड़। इनका कहना है इंटॉलरेंस बाय पब्लिक, इसलिए लेना पड़ा डाबर को ऐड वापस। पब्लिक इंटॉलरेंस। जस्टिस चंद्रचूड़, क्या खाकर बैठे हो भाई? कौन सा नशा किया हमको समझ में नहीं आता। पब्लिक मैंडेट होता है, इंटॉलरेंस तो आपकी कि आप झेल नहीं पा रहे हो। देश की जनता ने अपना मैंडेट दे दिया, इंटॉलरेंस तो आपकी है। आपका दिमाग खराब हो गया है जो आप पब्लिक के लिए ये बोल रहे हो कि पब्लिक इंटॉलरेंस है। आपका दिमाग सड़ गया है बिल्कुल पूरी तरह से। आप अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने लगे हो। और आप अपना काम कीजिए मिस्टर, जिस काम के लिए बैठाया वो हो नहीं पा रहा। 4 करोड़ की स्पेंडिंग पड़े। ज्ञान मत दीजिए हमको, ज्ञान नहीं चाहिए आपका। क्या इंटॉलरेंस है? हमारे त्यौहार हमें कैसे मनाने ये मैं डिसाइड करूंगा। मैं हिंदू हूं, मैं डिसाइड करूंगा मेरा त्यौहार कैसे मनेगा। तुमको लेस्बियन गे में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो तुम जानो, हमको नहीं है। हमारे त्यौहार को इस तरह से नहीं दिखाया जा सकता। हमारे त्यौहार लेस्बियन गे नहीं मनाते। हमारे पवित्र त्यौहारों को अपवित्र करने का प्रयास ना करें। मिस्टर जस्टिस चंद्रचूड़, बेहतर होगा आप अपने काम से काम रखें। माइंड योर ओन बिजनेस। आपका काम है वहाँ बैठ के फैसले सुनाना, फैसले सुनाइए। ज्ञान मत दीजिए इस देश की जनता को। वैसे भी देश की जनता आपसे बहुत खफा है। कल हम हैशटैग भी चलाएंगे। हमने बोला था दिवाली तक नहीं चलाएंगे, पर मजबूरी है। कल हम हैशटैग चलाएंगे। आप सबसे निवेदन है, समय निकाल कर ठीक सुबह 10 बजे समय निकाल कर बैठिएगा। सिर्फ 1 घंटे का समय निकालिएगा। तुरंत धड़ाधड़ करके फिर उसके बाद भले ही निकल जाइएगा, लेकिन सुबह 10 बजे बिल्कुल तैयार रहिएगा। और फ़ोन कोई ना करे कल, है ना। दिवाली पर अपने अपने घर में काम करें, फ़ोन ना करें। शैलेश पिल्लई कहते हैं हैप्पी धनतेरस नितिन जी, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद शैलेश पिल्लई जी। अक्षय चौधरी जी कहते हैं ये वहाँ पे भी मेरा यीशु यीशु बोल रहा होगा, क्या मालूम। तो खैर ये स्थिति है साहब। हमने ऐड वापस कराया, डाबर ने ले लिया, दर्द इनको हो रहा है। आपको पसंद है, आप अपने घर में खेलो ये सब, किसी ने रोका थोड़ी है, किसी ने रोका आपको। इट इज़ अ फ्री कंट्री। आप अपने घर में बोल सकते हो लोगों को लेस्बियन बनने के लिए, आपके यहाँ फ्रीडम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे त्यौहारों में मत घुसेड़िए, हमारे धर्म में मत घुसेड़िए। इतना ही लेस्बियन का शौक है चंद्रचूड़ साहब, दूसरे धर्म पर जरा एक बनाकर देखिए वीडियो, मालूम चल जाएगी आपको। ये तो हिंदू है जो अभी आपको टॉलरेट कर रहा है आपको, अभी तक सब समझ में आ जाएगी 2 मिनट के अंदर, सब भूल जाओगे आप जस्टिसपन। हिम्मत है ऐसा ऐड बनाने की नंस के ऊपर, हिम्मत है ऐसा ऐड बनाने की बुरके में। पता नहीं चलेगा कहाँ गए। जनता इतना दौड़ा देगी आपको, वो 2% लोग दौड़ा देंगे आपको। कमाल के लोग हैं साहब। क्या डोंट स्टेप आउट ऑफ योर बूट्स यार, कम ऑन, है ना। इतना मत कीजिए, इतना मत कीजिए कि जनता आपके विद्रोही कर दे और आपके सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके आपके पुतले जलाए। ऐसा मत कर दीजिए, इतना भी प्रेशर मत कीजिए जनता को। आपने तो हद्दी मचा दी, कमाल कर दिया साहब। कमाल के लोग हैं। अरे अवमानना गई तेल लेने, आप हमारे धर्म की अवमानना करोगे? ये बैठ के डिसाइड करेंगे राम थे या नहीं थे? सुप्रीम कोर्ट नहीं था, समझ में आई? न जज थे, राम थे। आप नहीं हो कोई डिसाइड करने वाले, आप दिमाग से निकाल दो। गलतफहमी मत रहो, अपने ही बच्चों को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक भरते चले जाना। बेवकूफ़ समझ रखा है जनता को। तुम्हारा बच्चा घुट्टी पी कर आता है,
वाह रे वाह, अच्छी बात होती है। बाप की बात बेटा, बेटे के बाद पोता। अच्छा बेवकूफ़ बना रखा है जनता को। हमारे टैक्स के पैसे से पल रहे हो और हमको ही आंख दिखा रहे हो। एग्जाम लाओ ना, ट्रांसपेरेंट लाओ, ट्रांसपेरेंसी लाओ उस पूरे उसमें, क्यों नहीं लाते हो? नहीं नहीं, कॉलेजियम सिस्टम। क्यों कॉलेजियम सिस्टम? हद है, बड़ा बेवकूफ़ समझ रखा है भाई, कमाल है साहब। ये चीज़ें चलती हैं, सबको मालूम है, बोलता कोई कुछ नहीं है, बात एक अलग है। खैर आइए, यहाँ से सीधे आपको अफगानिस्तान ले चलता हूँ। जस्टिस साहब को भी थोड़ा अफगानिस्तान की हवा लगा लाएं। हैं दिस वीडियो में कंटेन सम इमेजेस एंड ऑडियो सम व्यूअर्स में फाइंड अपसेटिंग और डिस्टर्बिंग। तो ये वार्निंग पहले से दे रखी है भाई, है ना? ठीक है ना, क्लियर है? आइए, अफगानिस्तान में क्या चल रहा है ज़रा देख लें। लीजिए, तालिबान के टॉप कमांडर को ऑटो में बैठ के गए थे, गोलियों से भून दिया गया। ये अफगानिस्तान में चल रहा है। तब होता जब जिस प्रकार से आपने सत्ता ली है ना, उसी प्रकार से अब आपका वहाँ से ये चलता रहेगा। हमने शुरू से कहा था अफगानिस्तान में हमेशा चलता रहेगा। जैसे इन्होंने सत्ता हथियाई है बंदूक के दम पर, उसी बंदूकों का इनको सामना भी करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये स्थिति है, ये चलेगा, क्या बोले। खैर शुक्र है भारत में कम से कम ऐसा नहीं है। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता तो 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट करना ना भूलें, कंट्रीब्यूट करना ना भूलें। भीम यूपीआई एड्रेस है nshukla@UPI। भारत के बाहर है तो दो ऑप्शन है आपके पास, patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं, और paypal.me कॉम नहीं है, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। ये तमाम सारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने से लेके तमाम सारी लिंक जो हैं हमारे प्रोफाइल की अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, उन सारी भी प्रोफाइल्स की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और गूगल फॉर्म भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। आप सबसे निवेदन है कि गूगल फॉर्म का ये गूगल फॉर्म ध्यान से भर दीजिएगा और सभी प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाइएगा, है ना? पूरे चैनल्स पर अलग अलग लकड़ी है, हिंदू गट्ठर बनाने वाले हैं आप, जैसे कुछ भी कहिए, निंदा गहरी है, नींद गहरी है। बिल्कुल, नींद बहुत गहरी है। सिस्टर नागेन जी कहते हैं, सर व्हेन SC रजिस्ट्री was asked to share what and how parameters were observed while selecting SC/SC judges in RTI, replied as no details। अपनी बात थोड़ी बताएंगे, अपनी बात करने में उनको डर लगता है, उनको अपनी बात इतना ज़्यादा अंदर मामला उलझा रखा है कि वो कर ही नहीं पाते, है ना? कल सुबह ठीक 10 बजे हैशटैग रहेगा ना, लोगों ने पूछा कितने बजे, राइट? सुबह कल कोई फ़ोन ना करे। सर मेरा निवेदन है, दिवाली आप लोग भी अपनी दिवाली मनाइए, समय हमारे पास भी नहीं होता है, और यूजुअली कोई खास बात होती नहीं। मैंने इतने समय का जो निचोड़ निकाल कर देखा तो कोई खास बात नहीं होती लोगों के पास। वो ऐसा वैसा ये सब गप्पे मारने के लिए अपन नहीं है, बहसबाजी करने के लिए अपन नहीं है ना? कुछ इंपॉर्टेंट बात हो तो बात समझ में आती है, अदरवाइज़ नॉर्मली भी इंपॉर्टेंट कॉल हो तो ही कीजिएगा। खाली गप्पबाजी के नहीं कि वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ वैसा हो रहा है, ये डिस्कशन के लिए नहीं। चाय की दुकान थोड़ी है कि अपन बैठ के यहाँ गप मार रहे हैं। मेरा समय बहुत कीमती है, मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, अल्टीमेटली आप लोगों को ही न्यूज़ में इफेक्ट मिलेगा, मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को, है ना? तो काम करने दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और वो जो लोग जिनको जो स्पेशल पेय पदार्थ पी कर आते हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, लाइव देख लिया करो, पूरे दिमाग की खिड़की दरवाजे खुल जाएंगे, ठीक है ना? आप सब ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर दोबारा मिलेंगे बहुत सारी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब मिठाई खाइए, खूब पटाखे फोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।